अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मेरा आपका साथ होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और रोज़ाना हम यहां पर हाजिर होते हैं मुख्तलिफ टॉप स्टोरीज़ के साथ और ताकि आपको अवेयर रख सकें। और हम ये भी देख रहे हैं कि आज मंडे है, बहुत सारे स्कूल्स की जो है वो पहले से खुल गए थे, बहुत सारे स्कूल्स आज खुल रहे हैं, तो बच्चों की भी जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो भी बहाल हो चुकी हैं, सब लोग अपने काम पर भी चल रहे हैं। तो जो बच्चों के साथ साथ क्योंकि जो छुट्टियां थी तो खूब सारा वक्त स्पेंड भी किया, वालदैन के लिए भी थोड़ा सा एक ब्रेक हो जाता है, बच्चों के लिए भी हो जाता है, तो सारे अपने बिजी स्केजुअल्स में से एक बिजी वीकेंड गुजारा होगा यकीनन लोगों ने। लेकिन अच्छा है कि जब अच्छा वीकेंड गुजरता है तो आपकी एनर्जी बहाल हो जाती है और आप मंडे को एनर्जेटिक होते हैं और अपनी जो एनर्जी है और काम करने की फोर्स है उसमें वापस जो है वो आ जाते हैं। तो हम सब भी मंडे के साथ भरपूर एनर्जी के साथ आज शो में मौजूद है। सबसे पहले टॉप स्टोरीज पर नज़र डाल लेते हैं। मैंने बात की कि तालीमी सरगर्मियाँ तो बहाल हो ही गई हैं। अगर मलीर की बात की जाए कराची के इलाके की तो वहाँ पर जो तफरीही सरगर्मियाँ हैं वो भी बहाल हो गई हैं। कैसे जनाब, मॉडल टाउन की जानिब से जो है ना वो 5 पार्कों की तज़ीन और आराइश के बाद हाफिज़ नईम साहब ने जो है वो उनका इफ्तिताह कर दिया है और ये कहा है कि मॉडल कॉलोनी के जो तमाम पार्क्स हैं उनका इफ्तिताह किया जाएगा और उनकी तज़ीन और आराइश का काम भी मुकम्मल कर दिया गया है। पार्क्स की वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे शहर में ताकि जो बच्चों को आम तौर पर भी तफरीही मौक़े हैं वो फराहम किए जा सकें। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कराची में इस वक्त हम देख रहे हैं कि कई ममालिक में जो कोविड-19 का वेरिएंट है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस एक दफ़ा फिर दिखाई दे रही हैं और हेल्थ के मसाइल नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो केसेस हैं उनमें भी इजाफा होता हुआ पाकिस्तान में भी नज़र आ रहा है, कराची में भी नज़र आ रहा है। मुल्की और जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर स्क्रीनिंग का अमल शुरू कर दिया गया है, आगाज़ कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जितने भी लोग इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के थ्रू आएंगे उनको स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद उनको शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट भी होगा एयरपोर्ट के ऊपर ही ताकि जो इसका जो फैलाव है उसको रोका जा सके और किसी तरह के जो केसेस हैं वेरिएंट्स हैं वो पाकिस्तान में या कराची में ना आए। तो अच्छा इक़दाम ये भी नज़र आ रहा है। उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी की अगर बात की जाए तो वो अस्पताल कोरंगी में मसाइल का गढ़ बन गया है और अस्पताल में जो है वो स्कैन मशीन जो है सिटी स्कैन मशीन वो भी नहीं कारआमद है, रूटीन के टेस्ट भी नहीं किए जा रहे हैं। तो हम ये पहले भी देख चुके हैं कि कई अस्पतालों की यही सूरत हाल है। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की भी हमने पिछले दिनों बात की थी, ख़बर शामिल की थी कि पहले ही सेहत की अबतर सहूलियात हैं, सेहत की सहूलियात अबतर होने के साथ साथ इलाज जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाएँ तो महंगा है। गवर्नमेंट अस्पतालों के हाल ये है कि वहाँ पर जो स्कैनिंग मशीन्स हैं कभी वो काम नहीं कर रही होती हैं, कभी अद्वियात की क़िल्लत होती है, तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस बन गई है। उसके अलावा जो कराची की अहम शाहराहें हैं, ख़ास तौर पर अगर शाहराह फैसल की बात की जाए तो वहाँ पर जो ब्यूटिफिकेशन का अमल है वो तो साथ साथ चल ही रहा है और ये कहा गया है कि उसे खूबसूरत भी बनाया जाएगा। इसके अलावा कराची के अहम शाहराहों पर लेन मार्किंग्स की जाएंगी और जो कैट आई है, कैट आई उसको कहते हैं जिसमें आप देखते हैं ना कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो वो एक रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, इंडिकेशन दे रहा होता है आपको जाने के लिए, तो कैट आई नस्ब करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। क्योंकि उमूमन हमारी हम देख रहे होते हैं कि रोड्स के ऊपर जो लेन्स हैं उसमें चॉकिंग बहुत ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद दोबारा उसको करते ही नहीं है, कैट आइज़ भी जो है वो निकल जाती हैं। तो सबसे पहले जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसने पहले मरहले में आई चुंदरीगढ़ रोड पर ये काम किया जाएगा। उसके अलावा जो है वो अहम शहरों पर उसके बाद भी ये कैट आइज़ नस्ब की जाएंगी, लेन्स बनाई जाएंगी ताकि शहरियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा एक और अच्छी खबर यह है कि PSL 9 का जो शेड्यूल है वो भी सामने आ गया है और जो पहला मैच है वो 17 फरवरी को खेला जाएगा कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जबकि जो फाइनल मैच है वो कराची में होगा और वो 17 मार्च को नेशनल स्टेडियम में होगा। तो PSL एक ऐसा इवेंट होता है कि उसमें पूरा मुल्क हमें मुतहरिक नज़र आता है, लोगों के लिए एक अच्छी एक्टिविटी होती है, ना सिर्फ जो है वो खिलाड़ी हमें नज़र आ रहे होते हैं इन एक्शन, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और मैच देखने के लिए जाते हैं। तो कराची वालों के लिए भी एक अच्छी एक्टिविटी होगी। लेकिन हाँ, ट्रैफिक प्लान ज़रूर डिस्कस करेंगे कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है आवाम के लिए कि भाई जब मैचेस होते हैं तो आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ है उस पर भी बात होगी क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है उसने पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया एज़ यूजुअल। पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका और मैचेस में हमने देखा कि इंतहाई टफ मैचेस हुए पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से, कंपटीशन के हवाले से नहीं। तो ये तो और फिर बिजली और गैस के हवाले से बात ना हो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि गैस की तो किल्लत आप सब कुछ जानते ही हैं। बिजली की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा किया गया जिस ताजिर बिरादरी कह रही है कि हम मुस्तरद करते हैं क्योंकि मुस्तकिल के इलेक्ट्रिक जो है वो शहरियों पर नए बिल्स मुसल्लत कर रही है, नए टैक्सेस मुसल्लत कर रही है। इस तरह तो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद हैं, तारुफ आपसे करवाते हैं। अयाज राना साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाज, कैसे हैं आप?
वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। अब Welcome, जैसे हम होते हैं वैसे हैं, बिल्कुल। ज़बरदस्त। साथ साथ मेरे साथ जो है वो जावेद साहब भी मौजूद है। जावेद इकबाल साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, ऑल अल्लाह का गुड? शुक्र जी। अल्हम्दुलिल्लाह। PSL 9 का आगाज़ हो रहा है, कराची में फ़ाइनल होगा, लाहौर से जो है वो इसका आगाज़ होगा। स्केजुअल आ गया है, टीम्स इस दफ़ा बढ़ रही हैं या वही नहीं, टीम टीम हिस्सा नहीं बढ़ ले रही, रही हैं? वही 6 टीमें हैं। पिछली बार बात हुई थी कि टीम बढ़ेंगी, लेकिन शायद वो किसी मसले में पड़ना नहीं चाहते, और भी दूसरे काफ़ी मसाइल हैं। PSL वैसे पहले जो है 5 फरवरी से हुआ था, फिर उसके बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई कि 8 फरवरी का इलेक्शन होना और हर हाल में होना है, तो आगे पीछे अच्छा, ये इलेक्शन के बाद कर दिया ना थोड़ा सा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बात करके डेट थोड़ी आगे पीछे की, तो अब 17 से कर रहे हैं ये। 17 फरवरी से लाहौर में स्टार्ट होगा, कराची में फाइनल है, 17 ही को मार्च को होगा, तो एक अच्छा है कि मेला लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इंटरनेशनल प्लेयर्स का क्या जो है रुझान है आने के लिए? बिल्कुल वही आएंगे, आ वो रहे हैं पहले जिस भी आ तरह रहे से थे, देखते हैं हम और एक्टिविटी। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में हालात इस तरह के हैं कि अब किसी को कोई एतराज़ नहीं है आने में, इसकी चार्ट भी नहीं है। वैसे दुश्मनों ने तो कोशिश बड़ी की थी कि कोई ना कोई मसले होते रहे यहाँ पर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हालात ठीक है। लेकिन पेशावर वालों की ख्वाहिश थी कि वहाँ मैचेस हों, कोयटा में मैच हों, लेकिन वो इस बार भी नहीं हो पाएंगे। क्या वजह उसकी, क्या हर्डल्स क्या हैं? सिक्योरिटी वैसे नहीं हो रहे, स्टेडियम्स अच्छे नहीं है, क्या इशू है? सिक्योरिटी के ही मेन मसला वही है सिक्योरिटी का। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं कोयटा में वनडे मैच भी हो चुका, वहाँ कपिल देव ने बड़ी शानदार इनिंग खेली थी 1976 में, तो यानी कोयटा इंटरनेशनल स्टेडियम है, नियाज़ा स्टेडियम हैदराबाद इंटरनेशनल स्टेडियम जहाँ मैचेस हो चुके हैं, गुजरांवाला है, सियालकोट है, जहाँ इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल मैचेस नहीं हुए, होते रहे। PSL तो अब शुरू हुआ है ना, 8-9 साल हुए, इससे पहले भी यहाँ चीज़ें होती रही हैं। और वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने होस्ट किया है 87 में इंडिया के साथ, फिर 96 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप होस्ट किया है इंडिया श्रीलंका के साथ। तो हम वर्ल्ड कप से बड़ा इवेंट तो कोई नहीं होता, हम वो होस्ट कर चुके हैं, तो उससे बड़ा तैयारी क्या होती है, हम कर चुके हैं सब चीज़ें। पाकिस्तान में हॉकी वर्ल्ड कप भी हो चुके हैं, हम बड़े इवेंट करा चुके हैं, लेकिन इन दिनों हालात क्योंकि ऐसे हैं, तो टीम में आने में इसकी चार्ट की शिकायत थोड़ी इस वजह से कोयटा और पेशावर में मैचेस। अब तो हालात बेहतर हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह, कई साल हो चुके हैं, हम देख रहे हैं कि 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा हालात बेहतर हैं, और लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होती है, कभी इतलात आ रही होती हैं, तो वो अल्लाह करे कि वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, ट्रैफिक प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट है जावेद भाई, क्योंकि जो है ना ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, ख़ासतौर पे जो वर्किंग आवर्स में लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। ऑलरेडी इतना ट्रैफिक होता है शारा फैसल पे या स्टेडियम के अतराफ इलाकों में, हॉस्पिटल्स हैं उस रोड पर, 2 यूनिवर्सिटी है आगे, एक पीछे और आगे, तो उसकी वजह से जो है ना वो बहुत ज़्यादा फिर लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। इसका कोई सॉल्यूशन है? शुरू में ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा थे, जब स्टेडियम आने वाली तमाम 4 सड़कें बंद कर दी जाती, आने जाने वाली 8 सड़कें यहाँ आने और जाने वाली मिलाएं, यानी पहले कारसाज से, शारा फैसल से आ रही हो, डालमिया से आ रही हो, आगा खान से आ रही हो, या मस्जिद सेंटर से। अब उन्होंने सिर्फ ये किया है कि एक सड़क सिर्फ बंद करती हैं, मुस्तकिल बंद करती हैं, जो मस्जिद सेंटर से हसन स्क्वायर से स्टेडियम आ रही है, बाकी 7 सड़कें खुली रहती हैं इस वक्त बड़े। और उस वक्त स्टेडियम टीम आ रही होती है होटल से एयरपोर्ट स्टेडियम और जा रही है, सिर्फ उस वक्त 5-10 मिनट के लिए मुश्किल से बंद करते हैं। बाकी इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे किया कि लोगों को परेशानी बहुत थी, बहुत ज़्यादा परेशानी कि आप डालमिया से रोड बंद करते रहे, आप न्यू टाउन से रोड बंद करते रहे, आप शारा फैसल से बंद कर रहे हैं, आप हसन स्क्वायर से बंद कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग मुतासर होते रहे। और यूनिवर्सिटी रोड पे इन दिनों काम जारी पिछले 1.5-2 साल से, तो काम ऐसा जारी है कि सफूरा से लेकर जेल चौरंगी मज़ार कायद तक काम चल रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वही एक सड़क है जो मेरा भी ये ख्याल है कि स्पीड अप कर देना चाहिए प्रोसेस को, काम वगैरह अगर चल रहे हो, कोई बड़ा इवेंट आ रहे हो तो उससे पहले जो है ना वो मेरे ख्याल से निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि अयाज आप जाते हैं PSL के मैचेस देखने के लिए? जावेद भाई लेके ही नहीं जाते हमें तो। जावेद भाई क्यों लेके जाए भाई? जावेद भाई से हमने हमेशा बोला, लेकिन इस दफ़ा इनको याद दिला दूँ, उन्होंने मुझसे वादा किया हुआ है कि इस दफ़ा वो हमें जावेद भाई मुझे अनार एक है, बीमार बहुत हैं, यानी टिकट एक आध कुछ मिल जाती कभी कभार PCB से, लेकिन अब उम्मीदवार बहुत होते हैं। अच्छा, वैसे टिकट कितना होता है PSL का? देखें, 1000 रुपये है, 2000 है, 5000 है, लेकिन तो कम करना चाहिए टिकट। मैं कहता हूँ देखें, आप जब सारे पैसे कमा लेते हैं टीवी राइट से, इश्तिहारात से, टाइटल होल्डर से, तो आपको क्या जरूरत है टिकट महंगा करनी है? आप कोई प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, ग्राउंड भरे स्टेडियम में, पवेलियन में लोग। अच्छा, आप फ्री भी ना करें अयाज, क्या आपकी राय है इस बारे में? फ्री भी ना करें ताकि जेब पे लोगों बोझ देखें। आजकल की जो महंगाई की रफ्तार जिस हम देख रहे हैं ना, उसको देखते हुए लोगों को कम से कम PCB को चाहिए, PCB को चाहिए। मैं हुकूमत से क्या बोल रहा, PCB को चाहिए कि वो लोगों को थोड़ा सा जो है ना ऐसा, लेकिन वो मुझे लगता है PCB के बहुत सारे अहदेदार अपनी सैलरी से लोगों की सैलरी वो उसका मवाजना कर रहे होते हैं, तभी कहते नहीं हमारी तो इतनी सैलरी, तो पब्लिक को मुश्किल में नहीं पड़ती। PCB तो मैं तो वैसे ही लाखों में सैलरी है वहाँ पर लोगों की। देखिए मिनिमम वेज हम अगर
हुकूमती सतह पे 32,000 हम बोल बोल के थक गए, लेकिन नहीं, 18,000 और 20,000 में लोग काम कर रहे हैं। वो 1,000 रुपये का टिकट लेके कैसे जाएगा? मैंने इसीलिए मजाकन इनको बोला कि ये लेके नहीं जाते, लेकिन टिकट महंगा है, लोग अफोर्ड नहीं करते। वो कहते हैं यार वहाँ जाएं, एक तो थोड़ा सा वो एक हमारे यहाँ सिक्योरिटी को लेके इतना हडल भी है ना कि एक दूर उतरेंगे, वहाँ पार्किंग करेंगे, वहाँ से फिर शटल में बैठेंगे, वो आपको लेके आएंगे, फिर लेके जाएंगे। ये सारा आप पानी नहीं ले जा सकते, जो लेना है वो अंदर से ही लेना है। आप कोई खाने पीने की चीज़ का ये अगर 1,000 रुपये का टिकट है, एक बच्चे को कोई अपना जिसको शौक़ है वहाँ कोई वालिद लेके जा रहा है, तो फिर वहाँ उसको पानी भी पिलाना है। वो फिर वो पानी जो है वो 50 रुपये की बोतल तो वैसे ही अभी मिल रही है, तो वहाँ यकीनन 60-70 रुपये की मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें भी तो सोचनी चाहिए ना कि आप उसके साथ साथ आप चीज़ें देखेंगे। वो पूरा एक इवेंट बन जाएगा जो 4 घंटे का है, लेकिन वो कितने पैसे उसकी जेब से निकल जाएंगे उस गरीब आदमी के, ये भी पीसीबी अच्छा, को फिर सोचना होगा भी है ना कि एक ही मैच में आप बहुत भी आपने तीर मारा तो आप एक ही मैच में जा सकोगे। अगर घर के 4-5 फैमिली मेंबर्स हैं, वही वाली बात है, 5-6 हज़ार रुपये टिकट का खर्चा हो जाएगा, एंड देन फिर वही अंदर जाके पानी और बच्चे कुछ खाएंगे पियेंगे, जब टाइम लगता है मैच होने में। तो हाँ, ये तो है कि जो है ना उसको कम करना चाहिए, हर चीज़ हमारे यहाँ कमर्शलाइज कर दी। दूसरा जो इन्होंने रास्तों की आप बात करी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कराची शहर में जब ये होता है और टाइमिंग जो है वही जब ऑफिस आवर छुटता है शाम की 5 बजे के टाइम पे जो ट्रैफिक जैम होगा, वो रश आवर का जो टाइम है वो बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड पे काम है और इनको चाहिए कि ऑल्टरनेट जो रोड जो दे रहे हैं साथ वो तामीर करते, ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है ना वो रोड ख़राब होने की वजह से जो ऑल्टरनेट साथ रोड चल रहा है उसके ऊपर भी इतने खड्डे और इतने जम्स और अनइवन रोड है कि जिसकी वजह से ट्रैफिक रोज़ ही इतनी जो है दबाव का शिकार होती। तो उन दिनों में तो फिर अब बात ये कि शारा फैसल पर जो है ना वो ब्यूटिफिकेशन का काम तो हो रहा है। अभी ये जब से निगरान हुकूमत ने फैसला सुनाया उसके हवाले से बड़ा तेज़ी से काम नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये है कि अब हमें इस तरफ भी सोचना होगा कि जो अतराफ की शाराएं जो कि लिंक करती हैं शारा फैसल को, यही बात करने वाला अब ये जो अतराफ की शाराएं पहले हमारे क्योंकि आप बाय फेस चलें, आप अतराफ की करें, फिर गली मोहल्लों में जाएं, देन आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अगर आप सड़कें बनाना शुरू करें तो हो जाएगा मसला। हमारे ब्यूरोक्रेट आते हैं या मुख्तलिफ अहदेदार हुकूमत में नुमाइंदे होते हैं, मुझे लगता है वो शारा फैसल को सिर्फ कराची का हिस्सा समझते हैं। एयरपोर्ट से CM हाउस पेट्रोपोल तक या PIDC तक वो समझते हैं यही कराची, इसके अलावा कराची नहीं है। इसी पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा जोर उनका इसी पर है, बस उसको खूबसूरत। उसके बावजूद शारा फैसल ठीक होकर नहीं देती। कई जगह आपको रास्ते में गड्ढे मिलेंगे किनारे पे, और अभी मैं खुद बलूच कॉलोनी के ब्रिज से आया हूँ तो इतनी गंदी हालत है उसके ब्रिज पे, आपको रोड क्रॉस करना मसला हो जाए, आपको वहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है। ये सफाई शायद सालों में कभी वहाँ सफाई बलूच कॉलोनी के ब्रिज रोड क्रॉस स्टेयर्स बनाई हैं, आप वहाँ से गुजर नहीं सकते। आपको वहाँ पे इतना कचरा, और लोग जो माशाल्लाह जिनके लिए हम बात कर रहे थे, जो हमारे नशे हजरात हैं, हमारे भाई बड़े ज़बरदस्त जिम्मेदार शहरी हैं हमारे शहर के, वो सीढ़ियाँ इस्तेमाल करते हैं अपनी हाजत के लिए। उनको तो चाहिए उसको कोई उठाना, कोई पूछने वाला नहीं। अपना किरदार अदा करे, जरा एक आध दो दफा जो सख्ती करेंगे, पुलिस अपने कामों में मसरूफ रहती है, वो अपनी हाजात पूरी करे। अभी देखें कॉजवे के ऊपर भी जो है ये पत्नी क्या हो गया, कोई ट्रक ख़राब है क्या है, उसकी वजह से रोज़ वैसे वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ऐसे खड़ी होती है कि बाइक के हैंडल पकड़ के लोगों के चलान हो रहे थे। आज एक पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा कि बाइक मैं खुद आते हुए शदीद ट्रैफिक का जो है ना वो था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत पुलिस वाला आपको नजर नहीं आया, मैं पूछूं कि था क्या, मैं तो डाल के बस ऑफिस आ जाएगा। अब पता नहीं कॉजवे पे क्या हुआ है, कोई बहुत शदीद ट्रैफिक जैम। कॉजवे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है कराची में, जो ट्रैफिक का इशू है, कॉजवे भी बहुत डिस्टर्ब रहता है। बारिश हो जाए तो डिस्टर्ब, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो डिस्टर्ब, छीना छपटी के मामला वहाँ पर है। मेरे ख्याल से कॉजवे में भी ना बहुत सारी कॉजेज हैं, तो उस पर भी नजरसानी की जरूरत है। तामीराती काम भी जारी है ना, क्योंकि ये हाईवे बना रहे हैं मली नदी पे, एक DHA को दूसरे DHA से मिलाने के लिए। तो ये मली नदी से होते हुए पूरा गडाब तक जाएगी और आपका बहरिया टाउन के पास जो मेन नाला है वहाँ पे जाएगी, फिर बहरिया टाउन और आपका DHA 9 वो उससे कनेक्ट हो जाएंगे, और ये तो कोई तकरीबन 30 किलोमीटर से ज़्यादा का जो फासला है वो बहुत तेज़ हो जाएगा, फिर वो आसानी होगी। और इंटरचेंज एयरपोर्ट के पास शारा फैसल पे और कई जगह पे होंगे, तो आसानी तो होगी, और ये होना चाहिए, अच्छा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये एक और काम हो रहा है, अहम शाराएं जिनकी हम बात कर रहे हैं उन पे जो लेन मार्किंग है उसको करने का काम भी साथ से शुरू कर दिया गया, और कैट आइज भी लगाई जाएंगी, तो अच्छा है, क्योंकि रोड भी एक तो अच्छा लगता है, इजी भी हो जाता है लोगों को, और एक्सीडेंट्स में भी कमी आती है अगर लोग जो है सेंसिबली लेन को इस्तेमाल करना चाहें। आप चॉकिंग करते हैं, लोग चलाएं ना,
आपको पता है ये बहुत पहले ही कैट आइज और ये सब लग गई थी, लेकिन वही हमारे ज़िम्मेदार शहरी जो हमारे नशे हजरात हैं वो भी निकाल के ले आपको लिटरली नज़र आएगी। अभी लगने के बाद ये गायब हो जाएगी। कहाँ गायब हो जाएगी? वो ठोक के लगाई जाती हैं, उसमें कीले होती हैं और उसके बाद वो लेन के ऊपर वो आपने वो ऐसे रख नहीं दे दिया, वो ठोक के पूरी अंदर ज़मीन उसको अंदर गाड़ा जाता है। उसके अंदर 2 कीले लगी होती हैं जिसकी वजह से वो कैट आइज लगती है। और कैट आइज लगाने का मकसद ये होता है कि रात में अगर लेन नज़र नहीं आए तो वो आपको एक लेन की बताता है कि फर्स्ट लेन, सेकंड लेन और बीच में जो है उसको आपके बैरियर का वो बताती है निशानदेही करने के लिए। लेकिन हमारे जो ज़िम्मेदार शहरी जो नशे हजरात हैं उसको भी नहीं छोड़ते और जहाँ रात कॉम्प्लिकेटेड जो है ना वो मामलात पैदा कर रहे हैं। अब ये पता क्या इसको रोक बहुत सारे लोग उखाड़ रहे हैं, कहीं ब्रिजेस के नीचे मौजूद हैं। अब मसला ये है कि ये निकाल रहे हैं और इसको बेच के ख़रीदने वाला भी कोई मौजूद है ना, जो इनको ये चीज़ें निकाल के ये यूज़ सामान कहीं ना कहीं तो बिक रहा है ना। यानी वो चाहे लोहे के स्क्रैप वाले हैं उसको पिघलाने के लिए ले रहे हैं, जो भी अब अगर इन पे हाथ नहीं डाल सकते तो कम से कम उन पे तो हाथ डाल सकते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे। लेकिन डाल सकते भाई, डाल सकते हैं आप। नशे को आप क्या वो डरते हैं? वो आपके पुलिस वाले खड़ा कर रहे हैं, वो कई मसले खड़े कर रहे हैं शहर में। पुलिस वाले इन पे हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि वो कहते हैं अगर ये हमारी कस्टडी में हमने उठाया, इसको नशा नहीं मिला, मर गया तो हमारे उल्टा हम पे नहीं। मुझे ये लगता है पुलिस उनको उठाने से कहती है, उनको उठाने में आया होगा, उनके पास पैसे, उनको कुछ नहीं मिलने पुलिस को। जब पैसा नहीं मिलना, उनकी कोई आमदनी का जरिया नहीं है पुलिस का उनसे, नशेई लोगों से जो शहर राहगीर होते हैं, सड़क पे पड़े हुए होते हैं, तो उनसे पुलिस को अपना कोई मफाद नज़र नहीं आता। इसलिए पुलिस उन पर तवज्जो इतना देती नहीं, ना उनको बास पर्स करती कि तुम वहाँ से सरिया निकाल रहे हो, क्यों फलां लोहे तोड़ रहे हो, ग्रिल वगैरह 10,000 चीज़ें होती हैं। तो मुझे ये लगता है पुलिस की जहाँ तवज्जो है वहाँ तवज्जो है। मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों के साथ साथ ना कराची में ओनरशिप की भी एक मुहिम होनी चाहिए। जैसे हमने पहले एक देखा था मुस्तफा कमाल के ज़माने में कि आई ओन कराची आई थी, एक होना चाहिए और उसमें जो काफी भी कराची में रहता है किया गया था। भले यहाँ दूसरे शहर से भी लोग अब ये नहीं खाली शहरियों को किया जाए, पुलिसिंग को भी उस हवाले से बताया जाए और एक्टिव किया जाए और लोगों को कहा जाए कि भाई ख्याल रखो, लोग भी खुद ख्याल रखें। पुलिस लोकल होगी तो वो ओन करेगी ना। मैं ये बात सर आपके ही शो में पता नहीं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि अपने शहर को ओन करना सीखें। जो हम इसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं, जो लोग बाहर दूसरे शहरों से आके यहाँ से कमा रहे हैं या यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, तो इसको ओन करें इस शहर को। वो उन्हीं की सहूलत के लिए चीज़ें बनाई जा रही हैं। लेकिन मसला वही है, जो दूसरे शहरों से लोग आके यहाँ पे बसते हैं वो उसको ओन नहीं करते, वो चीज़ों को जो है मिसयूज़ कर रहे हैं या उसको समझें, उस तकलीफ़ देखें ये तकलीफ़ लेने वाली बात है। कोई चीज़ आपके सड़क, कोई मोहल्ला, कोई चीज़ ख़राब होती है, वो आप ही के पैसे से होती है। आप उसको तकलीफ़ लेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। जिसको कहता है हमारे परवाह नहीं, हमारा पैसा नहीं, उनको समझ ही नहीं आती। बात सारी ये है कि आपको एजुकेशन देना, आपको अपनी ज़िम्मेदारी समझाना, ये आपके ऊपर भी बड़ी ज़िम्मेदारी है क्योंकि आप मॉर्निंग शोज़ में लोग बहुत शौक़ से देखते हैं। तो ये एक ऐसे सेगमेंट होगा जिसमें लोगों को आप शऊर पैदा करना हमारा बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आप आवाम जो है वो पत्नी क्यों इस तरीके से हो गई कि आपको जो कहते मोहब्बत वतन की बात करते हैं, लेकिन ये भी तो आप ही की चीज़ें हैं ना, इससे भी तो आपको मोहब्बत करनी है। आपके वतन, आपका शहर, ये सब चीज़ें आप ही की हैं, आप ही के इस्तेमाल के लिए। अगर ये चीज़ें बना दी जाएँ, अब आज कैटाइज लग जाएँ और उसके बाद वो फिर ये हर नई हुकूमत आए और हर दफ़ा ये कैटाई भी गाड़ी चलाते में पीक फेंक देंगे, क्या करेगी वो बेचारी कैटाई फिर? बात सारी घर पे पीक फेंक देते, पीक क्या, रोड लाइनिंग जो लाइन वाइट लाइन होती है उसके ऊपर पीके मार के चले जाएंगे आप। अच्छा, ऐसा लगता है निशाने ले के मारते हैं, ख़ास उसी जगह पे जाके गिरती है। इनकी पीकों के भी निशाने ऐसे पक्के हैं कि वहीं जाके गिरते हैं। मैं बड़ा इनको सलाम करता हूँ ऐसे लोगों को जो ये काम हर जगह ही लोग ये कर रहे होते हैं। वाकई इसमें तो अब हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना आवाम के ऊपर आती है। आवाम की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर जो पुलिस वगैरह हमारे जो इदारे हैं उनका काम सिर्फ ये नहीं है लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ कुछ गलत होता हुआ देखना है उसको रोकना है। इस हवाले से मेरे ख्याल से तो पूरी एक मुहिम लॉन्च होनी चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, मीडिया कैंपेन्स चलाई जा सकती हैं ताकि लोग जो है ना वो ओन करें। नई हुकूमत के लिए तो ये मशवरा होगा मेरा, और ये मकबूल भी हो सकते हैं आप इस तरह की चीज़ें करके। छोटे छोटे मेजर्स होते हैं जो किसी को भी जो है ना वो मकबूल बना सकते हैं, और ये आवाम मांगती भी है, लेकिन हम करने को तैयार ही नहीं। पर हम वक्फा लेने के लिए तैयार है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा था कि हम देख रहे हैं दुनिया के कई ममालिक के अंदर कोविड के केसेस में इजाफा होता नज़र आ रहा है कि कोविड का एक और
वेरिएंट है जो कि इस वक्त फैल रहा है, जिस हवाले से हिफाजती इक़दाम भी किए जा रहे हैं। कराची भी इसमें पीछे नहीं है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो स्क्रीनिंग है उसके अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि जो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आएंगी उसमें जो लोग आएंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। उनके जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है जिससे फ़ौरी तौर पर ये पता चल जाता है कि आपके अंदर जो है वो कोविड सिम्टम्स तो नहीं है या कोविड का जो कॉज करती है चीज़ वो तो नहीं है, तो जनाब वो आपको पता लग जाएगा और फिर वो होगा कि उनको अलग कर दिए जाएंगे, उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा और फ्यूमिगेशंस कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो ये तमाम जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। कोविड का दौर यकीनन एक बहुत मुश्किल दौर था, लेकिन अच्छा है चलें कम अज़ कम अब। और साथ मुझे ऐसा लगता है जावेद साहब अब लोगों को रहना भी आ गया है कोविड के माहौल में और उन चीज़ों में। पाकिस्तान में तो वैसे भी बहुत बेहतर हालात थे, लेकिन अच्छा है कि एयरपोर्ट पर ही अगर आप फौरी मेजर्स ले लेंगे तो काबू कर सकते हैं। इसमें ये है कि देखिए अभी मुझे बहुत जगह लोग नज़र आते हैं, मर्द हों ख़वातीन हों, वो मास्क पहन के घूम रहे हैं और एहतियाती तदाबीर पहले से बचने वही वाली बात, पॉज में से गुजरो तो मास्क ही लगा के। तो ये बहुत सारी कराची में सड़कें ऐसी हैं जहाँ धूल मिट्टी धुआं आपका इंतज़ार कर रही होती है कि आप गुजरें। तो बाइकर्स के लिए तो मस्ट हो गया होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि तो खैर हेलमेट यूज़ करती हैं ज़्यादातर लोग, और भी लोगों को चाहिए इस तरह जो एहतियाती तदाबीर, भले हेलमेट हो या हेलमेट तो खैर बाइक चलाते हुए, वरना वैसे आम हालात में मास्क लोग यूज़ कर रहे हैं और एहतियाती तौर पे अच्छा है कि आप मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट ने भी इक़दाम उठाए हैं इस हवाले से एयरपोर्ट पे या मुख्तलिफ आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लेकिन अभी तो इतना तेज़ी से फैला नहीं, लेकिन हल्का फुल्की शिकायत मुख्तलिफ जगहों से आ रही हैं। तो देखें आगे अल्लाह ना करे और ज़्यादा फैले फैल रहा था, तब भी परवाह नहीं थी लोगों को। पार्टियां कर रहे थे लोग। मेरे ख्याल से ये जो अभी दुनिया में अब फैला, हम निकल गए। फिर मैं वही वाली बात करूँ, जैसे हम निकल चुके हैं, आप भी बीमार थी, मैं भी बीमार था, इस तरह हर जब मौसम चेंज हुआ तो अगर हम टेस्ट करा लेते तो शायद ये वाला वेरिएंट निकल आता। लेकिन अभी सबको नज़ला ज़ुकाम खांसी से, क्योंकि जब मौसम चेंज हुआ था तो बहुत तेज़ी से ये वायरल के नाम से फैला हुआ था। वो जो है नया वेरिएंट, जितनी देर में इन्होंने वेरिएंट ढूंढा उतनी देर में पाकिस्तान वेरी भी कर गया। वही कि पाकिस्तान में इतने सारे और मसाले में ये तो पता ही चला कब आया, हम इतने बड़े उसके अंदर से निकल के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बच्चों को कहती हूं यार ये बहुत छूछा है, मतलब लाइक नाजुक है, तो वो हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह कोई छूछा वाला फैक्टर नहीं है, वो निमट जाते हैं, मतलब बड़े बड़े मसलों। अच्छी बात है यार माशाल्लाह। हमने कोविड-19 भी जब आया था तो हम पूरी दुनिया के लिए एक बहुत मुश्किल दौर था, लेकिन पाकिस्तान में जो हालात थे उसमें दुनिया भी देख के कह रही थी कि मतलब ये कौम को शाबाश। तो हमारी गवर्नमेंट को ये सहरा जाता है कि हमें उन्होंने हमारा इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादातर लोगों में अच्छी होती है, तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं होता, वो गुजर जाते हैं। हम तो वैसे भी नज़ले ज़ुकाम खांसी कचरे मट्टी इन सब में रहने के आदि हैं। हुकूमत को सहरा जाता है, शुक्रिया तो करना बनता है हुकूमत के लिए कि हमें इस वेरिएंट से और आदि बना दे, यहाँ उनका शुक्रिया अदा कर लें। अच्छा, एक और चीज़ है सियासत से रिलेटेड, हम देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट का जो अस्पताल है कोरंगी हॉस्पिटल, उसमें स्क्रीनिंग मशीन्स ख़राब हैं, स्कैन्स नहीं हो पा रहे हैं रूटीन के, और एक्सरेज भी नहीं हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा इशू है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की भी खबर चली थी, एक और KMDC या कहीं की भी खबर चली थी, वहाँ पर भी जो स्कैनिंग मशीन्स वगैरह हैं वो ख़राब थी और फंक्शनल नहीं है। तो ये गवर्नमेंट के अस्पतालों के तो ये हालात हैं, तो आप कैसे बीमार पड़ेंगे ये सोचें आप, क्योंकि इलाज अगर आप प्राइवेट चले जाएं तो 2-2,5-3 हज़ार रुपये तो सिर्फ कंसल्टेशन फ़ी है, ऐसे ही मिनिमम। ऐसे ही बड़े अस्पतालों में तो और आप इस वक्त सेहत के मामला जो हैं सबसे हर घर की ज़रूरत है। एक तो क्योंकि आपके सेहत के जो बीमारियां आ रही हैं, साथ साथ जो रूटीन की आपके बहुत सारे आपके साथ मसाइल हैं, उनको लेके जो मैं आप यही बोलता हूँ कि सेहत जो है ना इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसे जो आपके घर अगर आपके खर्च होते हैं वो दवाइयों और टेस्ट और ये तमाम चीज़ें, ख़ासकर अगर आप के घर में किसी को हड्डी का या किसी की कमर का मसला है, MRI कराने चले जाएं तो उसके पैसे कितने हैं, CT स्कैन कराने चले जाएं उसके कितने हैं, एक्सरेज जो पहले बहुत सस्ते हुआ करते थे वो भी अब सस्ते नहीं रहे, वो भी एक 800-1000 रुपये का मिनिमम जो है आपका एक्सरे अब होने लगा। आप जिना की बात कर लें, आप सिविल की बात कर लें, सिविल में तो फिर थोड़ा बेहतर है हालात, लेकिन अब्बासी की जैसे आपने बात करी, जिना के अंदर MRI फ्री में होता है लोग अक्सर, लेकिन वहाँ पे आज कराने जाएं तो आपको कम से कम 3 महीने या 4 महीने का टाइम मिलेगा। उसके बाद भी कभी मशीन उनकी सही है, कभी ख़राब है, कभी उनके पास फिल्म नहीं है। कराची में अगर आप एक अस्पताल पे लोड डाल देंगे, जिना हर बंदा कहता है जिना ले जाओ, जिना। अच्छा, सिर्फ कराची नहीं और दीगर सिंध के शहरों से वहाँ पे आके लोग वहाँ पे मौजूद हैं, इवन बलूचिस्तान से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, जो कि
चाहे वो आपका NICVT हो, चाहे आपका बच्चों का जो साथ है वो पूरे जिना के साथ जो वो तीन जो वो अस्पताल बड़े आपके हैं वहाँ पे बहुत लोड होता है, शहर वालों का नहीं, आपके आउट जो जितने एरियाज़ हैं वहाँ से भी लोग आके वहाँ पे इलाज कराते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि इतना लोड होगा तो यकीनन फिर हुकूमत को या तो सारा बजट ही इसी पे लगा दे, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बेहतर करने की नहीं, बाकी हॉस्पिटल्स में भी आप करें तो इलाके के लोग तो वहाँ पर एक चीज़ जैसे हम लोग अक्सर सरकारी इदारों की और बहुत तनकीद करते रहते हैं, मैं खुद इसमें बहुत आगे होता हूँ हमेशा सरकारी इदारों पे और उनके एहलकारों पे तनकीद। लेकिन अभी मैंने 1-2 हफ्ते पहले एक चीज़ सुनी तो मैं हैरान रह गया, मुझे खुशगवार हैरत हुई जिस पे कि एक अजीज़ थे जानने वाले, वो गए 16 नंबर में FB एरिया में एक हॉस्पिटल है सिंध गवर्नमेंट का, सिटी गवर्नमेंट का, तो वहाँ उनको हार्ट अटैक हुआ, वहाँ गए तो उनको बोला कि आप यहाँ गलत आ गए हैं, आपके हमने फ़ौरी तिब्बी इमदाद दे दी, लेकिन अब आप फ़ौरन जाएँ जिना हॉस्पिटल कार्डियो या फिर आप चले जाएँ लियारी, बल्कि वहाँ उनको भेजा। तो कह रहा उन्होंने वहाँ भेजा, उससे पहले उनकी सारी रिपोर्ट उन्होंने वहाँ व्हाट्सअप कर दी, तो वहाँ लोग इंतज़ार कर रहे थे। और जो कोई 4 से 5 लाख के खर्चे वाला ऑपरेशन था, कोई बाईपास वगैरह उनका होना था, वो कह रहे हैं वहाँ लोगों ने इंतज़ार किया उनका, डॉक्टरों ने, और उनका फ़ौरन ऑपरेशन हुआ, उनके पैसे बचे और इलाज बहुत अच्छा हुआ। हैरत अंगेज़ तौर पर कि लियारी जनरल हॉस्पिटल में इतनी अच्छी सहूलत मौजूद, लोगों को पता नहीं, बहुत सारों को, कि गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा काम किया है, तो हमें सराहना चाहिए। हम हमेशा बुराई बहुत करते हैं तो गवर्नमेंट इदारों की सरकार, तो हमें असल में कुछ लोग ये भी चाहते हैं सरकारी इदारों को बदनाम करें और प्राइवेट में उनका काम चलता है, भले वो हमारे स्कूल हो, हमारे अस्पताल हो, हमारे पानी हो, ताकि इन सब को बदनाम करके वो प्राइवेट तौर पे, निजी तौर पे ये चीज़ें महंगी हों, इससे में महंगाई इसलिए। लेकिन देखिए कुछ सरकारी इदारों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो लियारी जनरल अस्पताल का किसी को पता नहीं था, वहाँ लोग जाने से डरते हैं कि इलाका ख़राब है या थोड़ा मसाइल हैं सिक्योरिटी के, लेकिन लोग देखिए वहाँ वो एम्बुलेंस से गए और वहाँ अमला इंतज़ार कर रहा था कि आप हम जल्दी आ जाए, हम इंतज़ार कर रहे हैं, उनका फॉर्म ऑपरेशन हुआ। ये तो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में इस तरह से होता है कि आप अगर मैं हैरान रह गया सुनकर कि वहाँ उन्होंने व्हाट्सएप से सारी चीज़ें उनको भेज दी कि ये मरीज़ है, ये कंडीशन है इसकी, आप उसको, उन्होंने कहा हम रेडी हैं, उनको भेज दें आप। यानी ये मैं हैरान था सुन के, ये कभी बाहर मुल्कों में ये बात समझ में आती है, लेकिन यहाँ भी ऐसा हो रहा है, तो ये बहुत ज़बरदस्त शानदार तारीफ़ करनी चाहिए उन दोनों हॉस्पिटल्स की जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में थे और एक मरीज़ की जान नहीं बचाई, उन्होंने एक अच्छी मिसाल कायम की और ये करते होंगे वो। और इस मिसाल को जो है ना वो सामने आप भी लेकर आ रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है। बड़ी खुशी हुई इस बात पे। लियारी जनरल हॉस्पिटल मेरा भी जाना इत्तेफाक हुआ, न्यूज़ नाइट जब मैं कर रही थी तो उस वक्त जाना हुआ, तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है वो, और वाकई उसमें सहूलियात नज़र, साफ़ सुथरा था, मशीनरी साफ़ थी, अमला कोऑपरेटिव नज़र आ रहा था। कोविड के वक्त की बात है ये, उस वक्त भी तमाम चीज़ें वैक्सीनेशन के हवाले से भी प्रॉपर अरेंजमेंट्स है। तो उस वक्त आपने जब बोला तो मुझे वो याद आया कि वहाँ पर उस वक्त भी ऐसा नहीं था कि लियारी में तो जी ऐसे ही बस चल रहा है काम, बिल्कुल प्रॉपर उन्होंने रूम्स बनाए हुए थे, तमाम जो चीज़ें थी और सफाई सुथराई का भी निज़ाम था, तो वो बहुत अच्छा था। यानी इसका मतलब कि जिनके हवाले मैनेजमेंट की गई होगी वो अच्छे से लेके चल रहे हैं। अगर इस तरह हो तो लोग बहुत एतमाद करेंगे अपने सरकारी इदारों के परफॉर्मेंस पे, उनकी कारकर्दगी, और उनकी तारीफ दिल से करेंगे, जैसे मैं भी कर रहा हूँ कि मुझे एक अजीज़ का इस तरह उनके साथ वाक़या पेश आया था। तो बाकी इदारे भी चाहिए कि ऐसा काम करें, और हमें अगर कोई नज़र आ रहा है तो उसकी तारीफ़ पे ज़रूर करनी चाहिए, उनका बनता है हक कि हम उनकी तारीफ़ करें और उनकी खिदमत को सराहें। और यही चीज़ अब जो सिर्फ हमारे ज़हन में से 3 कराची के बड़े हॉस्पिटल होते हैं, अब्बासी, जिना, सिविल, तो लेकिन इसके अलावा भी अस्पताल हैं अच्छे जो काम कर रहे हैं, तो उनको ऑब्लाइज करना चाहिए उनको। और जैसे इंडस हॉस्पिटल है जो वहाँ तो कैश काउंटर है ही नहीं, तो क्योंकि सिंध गवर्नमेंट उसकी बहुत बड़े पैमाने में मदद करती है, कि इलेक्ट्रिक ने उसकी बिजली फ्री की हुई है, तो इस तरह जो हॉस्पिटल हैं उनकी खदमात को सराहना चाहिए और उनको हमें हौसला अफजाई करें ताकि लोग जो मदद करने वाले उनकी मदद करें, और उनके जो डॉक्टर हैं, अमला है, स्टाफ है, इंतज़ामिया है, उसका भी दिल बढ़ाओ। बिल्कुल ऐसे। और जैसे आपने बात की ना कि पॉजिटिव चीज़ सामने लेकर आना चाहिए, रोज़ाना आप यकीन करें जब ये रन डाउन मेरे हाथ में होता है तो सबसे पहले मैं इसमें गौर से देखती हूँ कि कौन सी अच्छी बातें मैं पहले शो के आगाज़ में करूँ। और यकीन करें कि हम चाहते हैं कि हम तो तनकीद करें ही ना, कोई भी अच्छा काम करे किसी भी हुकूमत की तरफ से करे, हम तो चाहते हैं कि सारी अच्छी बातें आप तक बताएं, रोज़ाना सुबह बैठकर यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें हों, सब पॉजिटिव बातें हों। लेकिन जो है ना जब होगा तो ही बताएंगे ना, होगा ही नहीं तो देखिए इलेक्शंस के दिन है, वैसे ही ऐसा लगेगा जैसे हम किसी के प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन इस शहर के अंदर 112 ने भी बहुत अच्छी सर्विस शुरू की। अभी आप ये देखें ना, फायर के जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसके अंदर 1112 वाज वेरी एक्टिव, और जो आपको एम्बुलेंस सर्विस जो है वो 1112 की दी गई है, उसके अंदर फ्री आपका पेशेंट घर से, चाहे आपके ऊपर हो, घर पे मौजूद हो, चाहे वो अस्पताल तक फ्री पहुँचा देते हैं। लेकिन अस्पताल से घर पहुँचाने की सहूलत
सहूलियत नहीं है, लेकिन अस्पताल से इमरजेंसी में आपके किसी अस्पताल तक पहुंचाने की बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छे लोग हैं, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है डबल नहीं, मेरा भी कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं, लेकिन मेरी इसमें एक मशवरा, एक तजवीज़ ये है सरकारी इदारों को, खासकर फायर ब्रिगेड वालों को, कि बहुत साल के ऐसे दिन होते हैं महीने में जब कोई आग वाग नहीं लग रही होती, तो वो उनको सोना नहीं चाहिए। वहाँ मैंने बाहर मुल्क में देखा है, वो लोग एक्सरसाइज करते थे, भले वो कुछ वर्जिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लगे रहते थे, बिल्कुल सो नहीं जाते थे वो चारपाई रख के। यहाँ फायर ब्रिगेड के ऑफिस में चारपाई रख के सो जाते हैं। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जानने वाले भी, जो घर से जाते हैं सोने फायर ब्रिगेड के ऑफिस, फिर सो के वापस घर आ जाते हैं। घर में लाइट नहीं होती, गर्मी में ना पंखा चलता है, ना वहाँ पानी मिल जाता है उनको नहाने वाने के लिए, ये और सारे वहाँ सोने के लिए जगह मिल जाती है। तो भाई वहाँ पे बेगम भी नहीं होती होगी ना। कुछ एक्टिव में उनको इंतजामिया को चाहिए, उनको एक्टिव रखे। अगर कहीं आग लगी तो आप जब भारी आपके जिस्म में, आप किस तरीके से काम करो, क्या एनर्जी आपके अंदर, बाकी साल के 6 महीने वो अपने टीए डीए अपने बहुत सारी सैलरीज और उनके लिए वो रोते रहते हैं, वो उनकी एक्सरसाइज। वैसे ये भी है, ये भी एक मसला होता है। हाँ, मसला यही है, वो इतना भी काम कर देते हैं, उनका शुक्रिया। वो छुट्टी पे उनकी नजर होती है, फला छुट्टी पे नजर होती है, फला वो डेली अलाउंस, फला वो ट्रैवल अलाउंस, हाउस अलाउंस, ये अलाउंस, फला फंड ग्रेविटी नहीं मिली। उसका बात वो है कि किसी भी इदारे को अगर आप चलाना चाहते हैं तो उनको अच्छी सैलरीज दें, लोगों को ट्रेनिंग्स दें, वर्कशॉप्स करवाएं। ये इदारों का काम होता है, ये पर्सनली इंडिविजुअली नहीं हम लोग कर सकते, तो ये होना ज़रूरी है। फिर कोई परफॉर्म ना करे तो एक और अलग बात है, फिर अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस में होना चाहिए कि भाई अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है तो आप ये पूरी क्यों नहीं कर रहे जब आपको हर चीज़ अवेलेबल है। तो ये वही वाली बात, सिस्टम। ब्रेक ले लेते हैं। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। अभी हम ये भी देख रहे हैं अयास के जो ताजर बरादरी वो खासी परेशान दिखाई दे रही है, प्रोटेस्ट करते रहते हैं बेचारे बार बार, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। कभी गैस के मसाइल के ऊपर, कभी बिजली के बिलों के ऊपर, कभी बिजली ना होने के ऊपर, और अभी उन्होंने कहा कि अभी मज़ीद इजाफा कर दिया। एक तो है ही नहीं, और ऊपर से भारी भारी बिल भी भर रहे हैं, मिल भी नहीं रही है हमें इलेक्ट्रिसिटी, और एक और दफ़ा इजाफा कर दिया। देखिए, वो ताजिर का जो परेशानी है ना, वो आती है कि फ्यूल एडजस्टमेंट के ऊपर जो है इस वक्त चार्जेस लगाए जाते हैं, करते रहते हैं। अब एडजस्टमेंट में हुआ क्या है, उसने बिजली इस्तेमाल करी थी आज से 2 महीने पहले। अब 2 महीने पहले उसने जब अपना लेजर बनाया था, जो उसने खर्चे निकाले कि भाई मैंने ये कमाया, ये खाया, और वो खा चुका है वो चीज़ें, वो बिजली इस्तेमाल करे हुए 2 महीने गुजर गए। अब वो कह रहे हैं कि आपके इतने पैसे आप दोबारा अपनी जेब से निकाल दें, क्योंकि वो 2 महीने पहले आपकी जो हमने एडजस्टमेंट की तो इतने पैसे मज़ीद देने। अगर एक कारोबारी आदमी एक लेजर लेके बैठा हुआ, एक अकाउंटेंट 2 महीने पहले अपना महीना क्लोज कर चुका, उसने कहा मैंने इतने पैसे कमाए, इतने तुम्हारा प्रॉफिट, इतना मेरे घर का खर्चा, इतना दुकान का खर्चा करके वो 2 महीने पहले चला गया। अब बिल आ रहा है कि जो वो 2 महीने पहले जो एडजस्टमेंट अब निकली है तो आपको मज़ीद इतने पैसे लग के इस माह देने होंगे। तो ये अपनी कौन से मुल्क में हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे साथ क्या सोचते हैं, क्या तरीक़ा कार है। कभी कहते हैं कि बिजली ज़्यादा बन गई, इस्तेमाल नहीं हुई, उसके पैसे दो, हर चीज़ का पैसा अजीब व गरीब, हर चीज़ में आवाम को पिस देंगे। कुछ कोई लॉजिक वाली तो बात करें ना। अब एक सीधी सी बात है कि मैं आपने 2 महीने पहले बिजली इस्तेमाल करी और आज आपने उसको पैसे देने, जबकि आप वो पैसे दे चुकी हैं। अब के इलेक्ट्रिक के बिल में पता क्या रह गया है कि बिजली बे से आती है, उसके भी पैसे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हमने 6 महीने पहले कहीं जाके बिरयानी खाई है, अब वो बिरयानी वाला मुझे 6 महीने एक और बिल भेज रहा है कि आपने जो 6 महीने पहले बिरयानी खाई थी, अब उसमें जो चावल आया था, बोटी के पैसे रह गए, गोश्त लगा था, उसमें चूल्हा इस्तेमाल किया, उसके बिल अब और दे दें आप, वो चावल महंगा हो गया। अरे भाई ये क्या बात हुई, मैं बिरयानी खा के निकल चुका, मैं पैसे दे चुका तुम्हें। अब ये अच्छा दुनिया भर में ये होता है, ये पाकिस्तान में भी चीज़ है कि आप अगर एक मोबाइल ले रहे हैं या कोई भी एक चीज़ खरीद रहे हैं एक, तो आपको 10 रुपए की मिलती है, एक बात है, और आप अगर 10 खरीदेंगे तो आपको 9 रुपए की पड़ेगी, आपको सस्ता होगा। यहाँ उल्टा हिसाब है कि इलेक्ट्रिक का बिल आप जब ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपको महंगा पड़ेगा, कम इस्तेमाल करें तो सस्ता पड़ेगा। क्या अजीब सी बात है, दुनिया भर में चीज़ें ज़्यादा लेते हैं सस्ती पड़ती है। अच्छा वैसे भी जो है ना यूटिलिटीज़ जो हैं दुनिया भर में लोग पैसे लेते हैं, बिजली पानी गैस के पैसे हैं, गैस जहाँ नहीं है वहाँ पर भी LPG है, दुनिया उस तरफ ही आ रही है। लेकिन बात ही कि सहूलियात तो ना हम लोग भारी भारी बिल भर भी रहे हैं और बिजली होती भी नहीं है। आप देखें इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है, घरेलू सार्फिन भी परेशान है। भाई आज 10वां दिन है, आप यकीन करें मेरे घर में 1 सेकंड के लिए भी गैस नहीं आ रही। तो क्या आप रोज़ाना बाहर से खाना खा रहे हैं? घर में सिलेंडर लाए हैं, अब वो छोटा सा वो बेगम परेशान है, उसका प्रैक्टिस नहीं है ना। अब आपके घर में हमें प्रैक्टिस नहीं है, अब वो चीज़ें, अब छोटा सा एक चूल्हा, एक चीज़ पकनी है घर में,
वालिद बीमार है उनके लिए यखनी बननी है, या अब वो उस चूल्हे पे रख दो तो वो सुबह यखनी रखी तो रात तक तो वो एक ही चूल्हा उसी पे बिजी हो जाएगा। अब उनको अगर घर की वो रोटी खाते हैं, वो बनाने बैठो तो वो एक ही चूल्हा है तो दूसरी चीज़ रह जाती है। अब यही हो रहा है कि अगर उनके लिए कुछ बना रहे हैं तो हमें बाहर से खाना पड़ रहा है। तो ये अब चल रहा था, कल संडे का दिन तो सिर्फ पूरा दिन सुबह जो खाना पकना शुरू है, शाम तक 2-4 चीज़ें बनते हमने कहा बस संडे इसी में गुजर गया। सही तो बात ऐसी है, और क्या। हमारी जो छुट्टी थी जो 2 होते थे, आज सोच रहे थे कि रिलैक्स डे, वो भी नहीं है। अच्छा, अभी गैस लोड शेडिंग शुरू हो गई, बाकायदगी से लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन गैस का बिल इस बार 4 गुना आया है। जो 1000 रुपये आता है मेरे घर में वो 4000 आया है। अच्छा, एक और बिल जो मेरे एक जानने वाले घर में नॉर्थ अहमदाबाद में रहते हैं, उनके यहाँ बिल आया 70,000 रुपये। उन्हें दिखाया गैस का? जी 70,000 रुपये। और उनके यहाँ फैमिली कितने हैं घर में? 3 अफराद हैं। क्यों आगे बॉयलर लगा लिया कोई घर में। सही कुछ भी नहीं करवाना किया पड़ेगा उन्होंने। उन्हें, चोरी हो रही होगी उनके फिर नहीं, कुछ नहीं, कुछ चोरी हो रही। उनके यहाँ 70,000 रुपये बिल आया। उन्होंने मुझे बिल की कॉपी दी है। मैं अब इनसे कहूँगा भी, हमारे बिजनेस रिपोर्टर हैं अयाज भाई की न्यूज़ भी चलाएं। 70,000 रुपये कुछ तुका। अच्छा, हम तो इस पर परेशान है कि हमारे यहाँ 4000 बिल आ गया, भाई के घर में 7000 रुपये का बिल आ गया। तो पहले 700-800 600 1000 रुपये आता रहा मैक्सिमम, सर्दी में 1200 आता रहा। सर्दी में यार अब 1200 आ रहा है, ठीक है, डबल कर दोगे ना। अभी महंगी कर दी आपने गैस, अब गैस कम भी कर दी, महंगी भी कर दी, और आप बिल इतना दे रहे हैं। अगर आप ये नेट कॉस्ट लगा लेना, गैस ना होने की वजह से आप फिर बाहर से जो खाना खाते हैं, प्रॉब्लम है, ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं, ठंडे पानी के इस्तेमाल के साथ इलेक्ट्रिक लोगों ने गीजर लगाए, तो वो सारी कॉस्ट अगर आप नेट कॉस्ट में डालें तो कहीं के कहीं जो है ना वो आपको फिर आपके पैसे स्विगी गैस के ऑफिस में गया बिल लेकर, मैंने कहा ये बिल ज़्यादा नहीं लग रहा आपको? कह रहे कितना यूनिट आपका? मैं कहता 93 है जो था गैस का। कह नहीं ठीक है, नॉर्मल यूनिट। तो मैं कहा फिर बिल क्यों ज़्यादा? कह हमने रेट बढ़ा दिया। मैं कहा अच्छा, रेट बढ़ा, आपकी सैलरी बढ़ी? नहीं, सैलरी नहीं बढ़ी मेरी। मैं कहा बढ़ेगी अब मसला ये है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे जहन से निकल गया, एक गैस के अंदर एक पग चार्ज आप लोग देखेंगे, जैसे पबजी तो सुना, एक पग चार्ज लगा दिया उन्होंने। अच्छा जी, अब पग चार्ज क्या है? अब उनसे वो कहते हैं कि जी आपका जो इस्तेमाल का जो रेशो था वो अब कम है, अगर आप गैस बचाने भी सोचेंगे तो वो पग चार्जेस में वो पैसे ले लेंगे, क्योंकि आपने गैस कम इस्तेमाल करी, क्योंकि आप इस मद में आप गैस ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। इस पीरियड के अंदर आपने अगर गैस कम इस्तेमाल करी तो ये पग चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे, यानी कि आप बचाएं तो मुसीबत, ज़्यादा इस्तेमाल करें तो डबल मुसीबत। अच्छा, अब गैस वाले कह रहे हैं कि जिस घर में एक चूल्हा है 1000 रुपये फिक्स समझ लें उसका बिल आएगा, जिसके घर में गीज़र लगा हुआ है तो 1500 रुपये तो वो लगे हुए हैं जो चार्जेस हैं। उसके बाद जो मीटर रीडिंग आएगी तो वो फिर आप समझ लें जो चार्जेस सुन रहे 70-70 हज़ार। चार्जेस प्लान कौन बनाता है? वो बंदा ढूंढो। वो इस्लामाबाद जाना पड़ेगा उसके लिए हमें। जो ये वाकई लोग बैठे जो बैठे, इतना दिमाग है इन लोगों के पास कि हर ये जो पग चार्जेस हैं उसके बारे में ये मैं बताऊँ, ये सब वही लोग करते हैं। किसी का बिल मंगाओ, पग चार्जेस आपको अलग नजर आएंगे। आला अफसरान होते हैं हर इदारे में, वही चार्जेस बढ़ाते हैं ताकि उनके जो अय्याशी है, जो आसाइश है, ऐश व आराम है, वो पूरा उसका खर्चा होता है। वो 1 करोड़ नहीं, अब 2 करोड़ की गाड़ियों में घूमेंगे। 18 ग्रेड के 17 ग्रेड के अफसरान की, और दफ्तर में AC 1 नहीं 2 लग जाएगा, और फर्नीचर अच्छा आ जाएगा। ये सब वो कर रहे हैं। उनकी बोनस बढ़ेगा, उनके अलाउंसेस बढ़ेंगे, और ये सब इदारों का भी। इदारों के तो लोगों को तो ज़्यादा फ्री मिलती हैं चीज़ें, प्रोडक्ट। वापडा वालों को बिजली फ्री मिलती है, स्विगी गैस वालों को गैस फ्री मिलती है, और बहुत सारी सहूलियात इनकी अलग हैं कि बोनसेस हैं, अलाउंस है, लोन है, 10 तरह की चीज़ें। तो हमारे ऊपर जबर करके ये अपने मज़े पूरे करते हैं। सही बात है, गरीब आदमी तो हर तरह से मारा जा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने वाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ है उसके आखिरी मैच में पाकिस्तान 8 विकेटों से हारा। जावेद, ये तीसरी शिकस्त थी, पहले पर्थ में, फिर मेलबर्न में, और सिडनी में। तो अब पाकिस्तान को 28 साल हो गए, पाकिस्तान कोई सीरीज़ नहीं जीता है, और मेलबर्न में 42 साल बाद कोई मौका था जीतने का, वो भी नहीं जीत सके। तो अब 28 साल तो गुजर गए, अब मज़ीद आपको और कुछ साल और इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब हम टेस्ट सीरीज़ जीतते हैं। लेकिन इस आखिरी मैच में ये अच्छा एक परफॉर्मेंस, जो पाकिस्तान ने लीड भी ली, 313 बनाए थे और 297 पे आउट किया था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन उसके बावजूद हम हार गए मैच। अच्छा मैच था, जो जीत सकते थे। लेकिन आमिर जमाल ने जो बैटिंग की थी वो इतनी शानदार थी कि पाकिस्तान का मैच हारने का बहुत सारे लोगों को अफसोस नहीं हुआ। आमिर जमाल ने 82 रन बनाए, 9 चौके, 4 छक्के मारे, और जो उन्होंने बैटिंग की ना, 90 नंबर पे आके इस बंदे ने बैटिंग की, और जो मार धाड़ की है सारे सीनियर बैट्समैनों पे, वो तमाचा था हमारे अपने बैट्समैनों पर कि एक लड़का, नया लड़का इतना अच्छा खेल सकता है। तो आप लोग इतने तजुर्बाकार, इतनी दुनिया में खेले हुए, आप क्या खेल रहे हो? तो जो बड़े दिल से खेलता है वो खेले उस दिन मैक्सवेल बन के। मैक्सवेल ने जैसे ऑस्ट्रेलिया में, दिमाग में वो अभी तक वो डर बैठा हुआ है मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, ये उस डर से, खौफ से बाहर नहीं निकलते, और दिल छोटा है। उसने बड़े दिल से उस दिन खेला, उसने हर बॉलर को कुटाई की,
रिवर्स स्वीप में छक्का मारा, आप सोचें जरा, जबरदस्त। रिवर्स स्वीप में छक्का मारना आसान नहीं होता, चौका मारना ही बड़ी, और नए बैट्समैन और बड़ी दिलेरी से खेला है वो, जहाँ चाहता था। इंडियन कमेंटेटर हो, पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलियन, सब ने उसकी तारीफ़ की उस दिन। और सिर्फ बैटिंग में नहीं चला आमिर जमाल, बॉलिंग में उसने फिर जब बॉलिंग आई 6 विकेट ली। तो यानी एक ज़बरदस्त खिलाड़ी, आप बड़े दिल से खेलते हैं, जब अच्छा खेलना चाहते हैं अच्छा खेलते हैं, आप दब के खेलेंगे, डर के खेलेंगे तो अच्छा। उस दिन 86 रन की पार्टनरशिप भी मीर हमजा ने और आमिर जमाल ने लास्ट विकेट की 10 विकेट के लिए की। यानी आप अच्छा खेलना चाहते हैं, अच्छा खेलते हैं। अच्छा, वैसे ओवरऑल जो पाकिस्तानी टीम का जो एटीट्यूड है, मुझे ऐसा लग रहा है एग्रेसिवनेस खत्म हो गई है, डिफेंसिव बहुत हो गए हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स। वर्ल्ड कप में भी अगर आप कारकर्दगी उठाकर देखें तो ओवरऑल डिफेंसिव गेम था, रादर देन कि आप एग्रेसिव खेलते, बैट्समैन भी बॉलर्स भी। हमारे अंदर वो जो है ना खुदगर्जी इतनी भर गई है कि अपनी इनिंग खेलनी है, टीम के लिए नहीं खेलना, अपने लिए खेलना ज़ाती तौर पे। तो इस वजह से आप फिर डिफेंसिव होते हैं कि यार किस तरह 40-50 हो जाएं, कोई 50 लग जाए तो स्कोर बढ़ाएं। भाई 50 तो मारी थी मैंने, टीम बड़े लेड़े लग जाए टीम की, उनको इससे फिक्र नहीं है। ये मैच जो था इसमें डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के सीनियर बैट्समैन, उनका भी आखिरी मैच था, तो उनको ज़बरदस्त अंदाज में सेंड ऑफ किया गया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसके अलावा उस्मान ख्वाजा जो उनके बचपन से दोस्त रहे हैं, उनके साथ मुख्तलिफ टीमों में खेलते रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उस्मान ख्वाजा जैसे पाकिस्तानी निजात खिलाड़ी, तो उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ़ की। खासकर उस्मान ख्वाजा की वालदा ने उनको मैच के बाद गले लगाए, तो इसे बड़ा डिस्कस हुआ दुनिया भर में। एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तानी फैमिली की तरफ से गया कि क्योंकि उस्मान ख्वाजा की वालदा उसको बचपन से बहुत प्यार करती थी और उसको मजाक में शरारतन जो है उसको शैतान शैतान भी बोलती थी। तो वो उससे क्रिकेट में उसकी आखिरी इनिंग थी, आखिरी मैच था टेस्ट में, तो उन्होंने भी उसको शाबाश दी। और बिल्कुल ऐसे ही, और इन चीज़ों से बड़ा अच्छा जो है ना वो इमेज भी जाता है कि हाँ चलें कितने वेलकमिंग है वो। तो बहरहाल आप लोगों की आमद और वक़्त बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। आज आपने टाइम दिया, जावेद आपने टाइम दिया, आप दोनों का शुक्रिया। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आज का हमारा मौजू होगा कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकला जा सकता है, तो इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। हमारे मेहमान भी हमारे साथ होंगे। वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। और अब हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, हम कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे भी हम पिछले सेगमेंट में भी कह रहे थे कि जो भी शख्स अच्छा काम करता है, हम तो कोशिश करते हैं कि उनके बारे में बात की जाए, तारीफ़ की जाए, उनको सराहा जाए, ताकि और लोगों को मोटिवेशन मिले। और ये मॉर्निंग शोज़ का मकसद ही मेरे ख्याल से तो अब यही होना चाहिए कि आप जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको लोगों के सामने लेकर आएँ, क्योंकि सुबह सुबह अच्छी बातें हों तो अच्छा लगता है। तो एक अच्छा काम हुआ हमारे मुल्क में भी। हमज़ा खान इस वक्त मेरे साथ सेट पर मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा खान। हमज़ा के बारे में अगर मैं बताऊं तो उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है, एनविजन आई उसका नाम है, इंटरनेशनली वो रिकग्नाइज डिवाइस है। ये डिवाइस करती क्या है? ये जो नाबीना अफराद हैं उनको मदद करती है, उनको सपोर्ट फराहम करती है, उनको ज़िंदगी उनकी आसान करती है। कैसे करती है इस बारे में बात करेंगे, हमज़ा खुद ही बताएंगे। हमज़ा पहले तो सबसे पहले वेलकम टू द शो। हमज़ा, ये जो एनविजन आई आपने बनाई है, इसका क्या काम है? ये कैसे ब्लाइंड पीपल को सपोर्ट करती है? क्या मकसद है इस डिवाइस का और कितना टाइम लगा आपको उसको बनाने में? अच्छा, बेसिकली ये AI बेस्ड एक डिवाइस है। ये ब्लाइंड पर्सन हैंग करता है अपने नेक पे। ऑन द वे जब वो जा रहा होता है तो उसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, लाइक सोफ़ा आ गया, पर्सन आ गया, कोई भी चीज़ आ जाती है, तो वो कैमरा उसके आगे लगा होता है, वो डिटेक्ट करता है। वो फिर आपको वॉइस पे बताता है कि दिस XYZ ऑब्स्टिकल इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। लाइक सोफ़ा है तो वो आपको वॉइस पे बता देगा सोफ़ा है या कुछ भी है। तो ये इस डिवाइस का काम है। बाकी इसको जो है तकरीबन बनाने में 5 to 6 मंथ मुझे लग गए थे बनाने में। एंड ये प्योर AI बेस्ड है। तो ये डिवाइस कितनी बड़ी है, कैसे हैंग करते हैं उसको? ये डिवाइस लाइक आप कह सकते हैं कि 4 इंच इसकी जो है ना हाइट है। ये सिंपल एक छोटी सी डिवाइस टाइप की है। ये जो ब्लाइंड पर्सन होता है वो नेक पे यूँ हैंग करता है उसे। ईजी टू कैरी है, लाइट वेटेड है। वो जब उसने नेक पे पहना होता है, उसके सामने कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा होता है ना, तो वो उसे बता रहा। कितने डिस्टेंस तक देख सकते हैं वो डिवाइस? ये 4 फीट। ये नज़र भी आ रही है, आप ही देखें, बहुत छोटी सी है ये तो। जी जी, ये वाइट वाली डिवाइस है? जी जी, वाइट वाली। हाँ ठीक है, नॉर्मल साइज़ है। हाँ ऐसा ही है। तो 4 फीट की डिस्टेंस पे जो भी ऑब्स्टिकल आ रहा होता है ये आपको बता देते हैं कि दिस XYZ ऑब्स्टिकल इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। ज़बरदस्त। हमज़ा, तो कितना काम किया? आप अकेले हो इसमें या और भी लोग आपके साथ हैं? कितना वक्त लगा आपको ये डिवाइस बनाने में? इस डिवाइस को बनाने में बेसिकली 6 मंथ्स लगे थे। ये मेरा FYP प्रोजेक्ट था, एक आइडिया था मेरा FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो फिर वहाँ से आइडिया, फिर आगे मैंने इस पर और भी काम किया। अब इंशाल्लाह नेविगेशन पे मैं काम कर रहा हूँ। नेविगेशन इन द सेंस के ब्लाइंड पर्सन को अगर किसी जगह पे जाना है
तो वो मोड एक प्रेस करे कि लोकेशन वाला, तो वो जैसे गूगल मैप में होता है, तो वो क्या करेगा, उस फॉर एग्जांपल मुझे ABC लोकेशन पे जाना है, तो उसने बता दिया ABC लोकेशन पे, वो आपको बताएगा इतने स्टेप आगे जाना है, इतने स्टेप राइट जाना है, इतने स्टेप, तो लोकेशन की भी गाइड करेगा। फिर नेक्स्ट प्लान है IoT बेस इसको कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई भाई या ब्लाइंड पर्सन का कोई भी भाई है, वो उसको या कोई करीबी है देखना चाह रहा है कि इस वक्त ब्लाइंड पर्सन किधर है और उसके सामने जिधर है उसके सामने क्या व्यू है, तो जैसे CCTV नहीं होता फुटेज, इस तरह वो आपको ऐप पे देगा। इसके अलावा ब्लाइंड पर्सन रूम में है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई का भी हम उस पर लगे हुए हैं। आइडेंटिफाई इन अ सेंस कि आप रूम में बैठे हैं, आपको TV का AC का रिमोट ढूंढना है या कुछ इस तरह की चीज़ ढूंढनी है जो आपको चाहिए, तो आपने आइडेंटिफाई का मोड प्रेस किया, आपने इधर उधर देखा, कैमरे के सामने जब वो चीज़ आ जाएगी बजर बज जाएगा कि ये इस जगह पे, तो वो फिर आप वहाँ से उठा। वेरी नाइस। तो यानी AI तो दुनिया बदल रहा है, चीज़ों में चेंज लेकर आ रहा है। कितना हेल्पफुल है, क्योंकि हम ये बार बार क्योंकि अभी हम चीज़ों को समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। और वाकई ये तो आप क्योंकि नाबीना अफराद के लिए काम करना ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। कैसे ये आइडिया आया? ये आइडिया बेसिकली इस तरह आया कि मैं जब FIP से 2 साल पहले 1.5 साल पहले की बात है। कहाँ से आपने बैचलर्स किया इलेक्ट्रॉनिक्स में? बैरिया यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। तो उसमें ये था कि मैं रमज़ान का टाइम चल रहा था, उन दिनों में नमाज आना जाना लगा रहता था, तो वहाँ एक ज़ईफ़ इंसान थे, वो बेचारे मतलब अपने बेटे के साथ डेली आते थे, तो FIP था, मैंने भी सोच रहा था कि FIP का। वहाँ से फिर मुझे ख्याल आया कि कितना मुश्किल एक बंदे के लिए हो जाता है ब्लाइंड पर्सन के, कि वो डिपेंडेंट होता है किसी पे। वो बेचारा उसका बेटा जो है वो 5 वक्त की नमाज़ में उसी के साथ बैठा रहता था, जब वो उसकी नमाज़ कंप्लीट है फिर उसे लेके जाना, तो वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाता है। तो मैं चाह रहा था कि कम से कम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं तो 80% तो इंडिपेंडेंट हो। तो एक आइडिया मेरे वहाँ से ख्याल है कि फिर कि ये कितना लाइक इन ब्लाइंड लोगों के लिए मुश्किल हो जाए, तो वहाँ से फिर आइडिया है, फिर FIP में वो प्रपोज़ किया और वो आज आपके सामने। ज़बरदस्त। कहाँ कहाँ आप इसको लेके गए हैं डिवाइस को, क्योंकि इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज है, तो किन ममालिक में जाना होगा? इसको UK में हमने इग्नाइट है, इग्नाइट में हमने इसको रिप्रेजेंट किया, इग्नाइट में ये सेलेक्ट हुआ। इसके अलावा UK की एक 2 और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे हमने इसको प्रेजेंट किया, वहाँ पे इसको रिकग्नाइज़ किया गया। डोमेस्टिकली भी काफ़ी सारे एग्जीबिशन में मैंने इसको प्रेजेंट किया, तो काफ़ी इसको कैसा रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स ये कि अभी भी काफ़ी लोगों के रिस्पॉन्स आते रहते हैं कि इंडिविजुअली कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन को हम एक एज ए इंसान को क्या बेसिक नीड्स हैं, सांस, खाना, पानी और ये शेल्टर मिल जाए। ब्लाइंड पर्सन की बेसिक नीड ही सबसे पहले ये है कि उसको कुछ दिख जाए। तो इस वक्त मैंने एक रेशो निकाला था कि तकरीबन 12% जो है ना पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस वक्त जो है वो ब्लाइंड है, और दुनिया में 22% जो है ब्लाइंड लोग हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ थी, एक ऐसा आइडिया था कि जो ब्लाइंड लोगों को एक होप मिल गई कि कोई है हमारे बैक पे जो हमारे लिए मतलब सोच रहा है, एक ऐसी चीज़ है। और ये आपको मतलब फॉर एग्जांपल आप खुद सोचिए कि एक ब्लाइंड पर्सन है, उसको ये डिवाइस मिल जाती है जो किसी और पे मोहताज है, उसे पता लग जाता है कि वो इंडिपेंडेंट हो गया, तो वो कितना लाइक उसके लिए एक आसानी का वो बन जाता है। तो ये था मेरी तरफ से। सही, बिल्कुल ऐसे। तो ये एक डिवाइस तैयार होने में कितना वक्त लगता है हमजा? इस डिवाइस को तैयार होने में तो 6 मंथ्स लगे थे, लेकिन अब हम इसे मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई लाइक कुछ और भी मोड्स डाल रहे हैं, ये तो जस्ट प्रोटोटाइप था, अब हम इसमें मोड्स डाल रहे हैं जो 4-5 मैंने आपको बताए। तो इंशाल्लाह काम जारी है। वी आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टर एज वेल। इन्वेस्टमेंट अगर कहीं प्रॉपर हमें मिल जाती है तो हम इसको कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने की आगे जो है ना सोच रहे हैं। वैसे अभी तक किसी ब्लाइंड लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, कोई आपके जानने वालों में? ब्लाइंड लोगों ने इसको इस सेंस में यूज़ किया कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए ना यूज़ किया। कोई ऑब्जेक्ट सामने आता है, लेकिन मेन मेरा मकसद ये था कि इसमें 4-5 मोड्स डाले जाएँ ताकि कम्प्लीटली जो है ना जस्ट ये ना हो कि उसके सामने कोई चीज़ आ रही है तो वो सिर्फ उसको वो बताए। मेरा मोटिव ये कि कम से कम वो 80% एटलीस्ट इंडिपेंडेंट जो है ना दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो जाए। तो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड इंशाल्लाह वेरी सून। तो आपका कोर फोकस ये है या आप इसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं? पढ़ाई मुकम्मल हो गई है? मेरी पढ़ाई तो मुकम्मल हो गई। बेसिकली आई एम रनिंग अ कंपनी इनविजन ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, वो भी इसी के नाम से
तो वी वर्क ऑन वी मेक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एआई। बेसिक फोकस तो एआई और डेटा एनालिटिक्स पे होता है। एम्बेडेड सिस्टम पे भी हम काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। तो इंटरनेशनली भी हम लोगों के लिए, कंपनीज़ के लिए काम कर रहे होते हैं, एज वेल एज डोमेस्टिकली पाकिस्तान में भी लोकली कंपनीज़ के लिए हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन आईटी। यू कैन से इन शॉर्ट के आईटी एक सॉर्ट ऑफ कंपनी है हमारी। सही। तो क्योंकि अभी आईटी का बहुत ज़्यादा स्कोप है और दौर भी है, लेकिन जिस तरह से आप इसको मर्ज कर रहे हैं अपनी फील्ड के साथ भी और उसमें मज़ीद काम हो रहा है, अच्छा है, लोगों के लिए जो है ना वो सहूलत भी हो जाएगी। तो कब तक एक्सपेक्ट करें कि आपके जो डिफरेंट मोड्स आप ऐड कर रहे हो उसको मज़ीद मॉडिफाई कर रहे हो वो हो जाएगा? इंशाल्लाह बाय 2025 तक या 2024 के एंडिंग में वी ऑफ के ये कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि बेसिक थिंग इज़ दैट जब हम प्रोडक्शन लेवल पे जाते हैं तो बड़ी हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। सो वी आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। इंशाल्लाह होप कि कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आ ही जाएगी। जैसी इन्वेस्टमेंट आती है, मीटिंग्स हो रही हैं आपकी? मीटिंग्स होती रहती हैं, आप लेके जा रहे हैं अपने एग्जीबिशंस वगैरह में लोगों के पास या प्राइवेटली? होती रहती हैं मीटिंग्स। इंडिविजुअली भी लोगों को बड़ा इसमें इंटरेस्ट आता है, कहते हैं कि हमें इंडिविजुअली एक प्रोजेक्ट है, बट वही ना कि एक तो इंडिविजुअली तो नहीं बना सके, ये तो एक प्रोडक्शन लेवल पे एक काम है। तो इंशाल्लाह आई होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ 2024 या 2025 ये मेरा विज़न है। मैंने अपनी कंपनी का नाम भी इनविजनट्रॉनिक्स इस वजह से रखा है कि ये डिवाइस हम इसी कंपनी के थ्रू जो है आगे लॉन्च करेंगे एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट इंशाल्लाह। जो लोग अपनी कंपनी से वाबस्ता हैं वो भी इसी तरह के काम कर रहे हैं या कोई यूज़ करके, और क्या काम हो रहा है? अच्छा, मेरी जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं एआई से भी रिलेटेड है टीम हमारे साथ, एम्बेडेड सिस्टम से भी है जिस पे हम पीसीबी डिज़ाइनिंग, एक्स्ट्रा जो आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो कर रहे होते हैं। वेब डेवलपमेंट की भी मेरे पास टीम है। इसके डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के भी हम काम प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट टीम्स हैं, उसके हम डेडिकेटेड टास्क हर टीम कर रही होती है। तो ये है कि प्योरली यू कैन से कि सॉफ्टवेयर बेस्ड हम काम कर रहे होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और मेरा खुद का बेसिकली मेरा खुद का भी यही शौक़ था कि इस फील्ड में आगे जाऊँ, ग्रोथ करूँ। बट थिंग इज़ दैट कि इसी टीम से फिर इंशाल्लाह हम ये बाकी जो आपको इनविजन आई का मैंने बताया ये काम भी हम साथ साथ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आप अकेले हो या आपके साथ और कौन लोग हैं? यूनिवर्सिटी बैचमेट्स हैं या और प्रोफेशनल्स मिले, किस तरह से? नहीं, ये तो यू कैन से कि ये तो अकेला मेरा प्रोजेक्ट था उस टाइम पे। बट ये है कि एक मेरा आइडिया था, बट अब ये है कि ऑब्वियसली जब चीज़ को कमर्शियल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें अलोन एक इंडिपेंडेंटली बंदा काम नहीं कर सकता। पीसीबी का अलग काम, सर्किट डिज़ाइनिंग, डिफरेंट चीज़ें आती थी, क्लाउड वगैरह। तो नाउ वी आर वर्किंग कंबाइनली, एक जॉइंट टीम में हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वेरी सून इट विल बी अ गुड प्रोडक्ट इंशाल्लाह ताला। तो बिल्कुल यकीनन बहुत अच्छा है, साथ साथ पाकिस्तान के लोगों के लिए भी होगा और इंटरनेशनली भी लोग जब एक डिवाइस बन जाती है तो वो आप लेके जाएं और दुनिया भर में आप उसको प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ आपने पाकिस्तान में भी किन किन एग्जीबिशन लिए हम सब? पाकिस्तान में हम नॉर्मली ये यूनिवर्सिटीज़ के एग्जीबिशंस होते हैं, इसमें हमने रिप्रेजेंट किया। एक्सपो पे हमने रिप्रेजेंट किया था, पाईमेक में हमने रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा छोटे मोटे जितने भी एग्जीबिशन होते हैं यूनिवर्सिटी में जहाँ बुलाया जाता है, तो मेरी टीम में से कोई चला जाता है या मैं चला जाता हूँ तो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मेरी टाइम में भी हमने रिप्रेजेंट किया था जो एक इवेंट हुआ था। तो ये है कि कहीं से भी कोई बुला लेता है, इनविटेशन आती है तो हम चले जाते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम खुद भी अप्लाई कर रहे होते हैं। बाकी ये है कि कोशिश तो यही है कि इसको जितने जल्दी मतलब टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस दुनिया में जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ये इस तरह की चीज़ों को तो बड़ा जो है ना वो प्रमोट किया जाता है वहाँ पर। तो ऐसा कोई प्लान है यूके के अलावा भी मज़ीद? बिल्कुल, जैसे कनाडा है, यूएस है, वहाँ पर ईयरली टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, दुबई में हो रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। फ़िल वक्त तो कोई ऐसी लाइक इनविटेशन वगैरह नहीं आई, हम खुद भी देख रहे हैं। बट साइड बाय साइड आपको पता है हमारा अपना भी काम हो रहा होता है, तो अगर ऐसी कोई इनविटेशन आती है तो मोस्ट वेलकम, मैं रेडी हूँ, मैं चला जाता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता, मैं दे देता हूँ। मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी सेमिनार्स वगैरह में मुझे इन्विटेशन आती है, तो ये सीन है। कतर में भी अभी रिसेंटली हम गए थे तो वहाँ पे भी हमने प्रेजेंट किया था इससे रिलेटेड ही था कंप्यूटर विजन का। तो ये आइडिया जहाँ पे हम मौका मिलता है हम टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की फुल कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और अच्छा भी कर रहे हैं। इनोवेटिव चीज़ें लेकर नए माइंड्स के साथ जब नए लोग आते हैं तो हम देखते हैं कि तब्दीली भी आती है, बेहतरी भी आती है और नई चीज़ें भी सामने आती हैं। तो हम सर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपको
हुकूमत की तरफ से भी जो है ना कोई वो मिल जाए कि अगर कोई ग्रांट मिल जाए, क्योंकि जब बच्चे दुनिया भर में पढ़ रहे होते हैं तो उसके बाद उनको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के बाद जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उनको ग्रांट्स मिलती हैं, फेलोशिप्स मिलती हैं, ताकि आप जो है वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें। ऐसा ही है। देखें मैं तो किसी एग्जीबिशन में चला गया, मेरा आइडिया वहाँ से थोड़ा सा प्रमोट हो गया। हर साल काफ़ी सारे ऐसे FIP के प्रोजेक्ट्स बनते हैं जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, जो मतलब कि हमारे पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्रीज़ में देखा जाए तो उसे सीरियसली लोग लेते हैं और वो आगे कमर्शियल प्रोडक्ट बन जाती। ऊबर देख लें, InDrive देख लें, ये लोगों का FIP आइडियाज़ थे। ये FIP आइडियाज़ को अगर मतलब अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा इस पे भी एक ऐसी सपोर्ट कर ले, हाँ, सपोर्ट या ऐसी कोई वो बना ले ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब कि मैं कहता हूँ कि बड़ा टेक्नोलॉजी का यहाँ पे आ सकता है। और बाकी स्टूडेंट्स जो होते हैं जो इंजीनियरिंग के होते हैं वो भी हर साल FIP प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स वही आसानी के लिए वही बना। तो मैं तो यही एडवाइस करता हूँ कि काइंडली कोई ऐसा आइडिया कोशिश किया करें, कोई ऐसा, इट्स नॉट कि वो कंप्लीट होता है कि नहीं होता प्रोजेक्ट कंप्लीट होना या नहीं होना वो एक अलग है, लेकिन एक आइडिया की जो है वो बहुत कुछ कर लेता है। तो कोशिश किया करें कि ऐसा कोई इनोवेटिव आइडिया जिस पे थोड़ा बहुत काम कर लें लेकिन एज अ FIP प्रेजेंट करें। मेरे पास भी, मैं सोलर का मेरे पास बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं सोलर प्रोजेक्ट्स बना सकता था, मैं IoT से रिलेटेड कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकता था। बट ये था कि इसमें मैंने इसलिए 6 महीने 5 महीने ये मेरे लिए मेरे कोर्स से आउट था। IM इलेक्ट्रॉनिक्स, बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने इसलिए किया क्योंकि एक इनोवेटिव आइडिया मेरे ख्याल जहन में है, मैंने बोला एक आइडिया जाएगा दुनिया में। यूनिवर्सिटी में रिस्पांस कैसा था टीचर्स का? यूनिवर्सिटी में ये था कि पहले थोड़ा सा इतना ख़ास रिस्पांस नहीं था, इवन के सपोर्टिंग भी नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि ये कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का था, उन्हें लगा कि नहीं बना पाएंगे। तो फिर जब बाद में जब इसको बना दिया तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। इवन जब मेरा पैनल बैठा था तो सब बैठे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे प्रोजेक्ट में, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस उनसे मिला। स्टार्ट में ऑब्वियसली अप एंड डाउन्स आते हैं हर जगह, बट ये कि व्हेन यू वर्क फॉर हार्ड वर्क पे ऑब्वियसली पे ऑफ। वो एक कुरान की आयत है, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, विद एवरी हार्डशिप देयर इज़ ईज़। तो मेहनत करें, बाकी सीधा आपको मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे। और जब आप अच्छा काम करने की ठान लेते हैं तो उसमें अल्लाह ताला भी आपकी मदद करते हैं और अच्छे लोग मिलना शुरू भी हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि हमज़ा आपको भी जल्दी कोई जो है ना वो आप ताकि इसको प्रोफेशनल लेवल पे लेकर आएँ और इसको करें, ताकि आम लोगों के लिए, जो ब्लाइंड लोग हैं हमारे माशरे में दुनिया भर में, उनके लिए आसानी हो सके। थैंक यू सो मच हमज़ा फॉर कमिंग इन द शो। यहाँ पर ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। तो जनाब आज का हमारा जो मौजूद, जो कि मैंने आपसे कहा था जब हम फर्स्ट आवर में ब्रेक ले रहे थे, कि आज हम बात करेंगे कंफर्ट जोन से किस तरह से बाहर निकला जाए। तो ये एक बहुत मुश्किल काम है, और जब आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो उसके बाद जब आपको कुछ नया करना पड़ता है या उससे बाहर निकलना पड़ता है तो बड़ा सोचना पड़ता है, आपका अपने आप को पुल करना पड़ता है कि यार ये कैसे होगा। जैसे अगर मैं अपनी ही मिसाल यहाँ पर शेयर करूँ आपसे, तो मैं बीच में एक बहुत, आपने मुझे देखा कि आउटडोर शो करने के बाद मैंने एक बहुत बड़ा रमज़ान ट्रांसमिशन के दिन ब्रेक लिया और अब मैं दोबारा जो है वो मॉर्निंग शो करी। तो वो जो ब्रेक आया तो उसमें आप आदी हो जाते हैं घर में रहने के और जो है ना वो आराम करने के, चीज़ें करने के। तो उसके बाद जब आपको स्टार्ट करना पड़ता है अगेन कि हाँ कल जाना है, तो मुझे ऐसा लगता था कि कैसे होगा, नहीं हो सकता, और एक छोटा बेबी भी है, कैसे पॉसिबल होगा ये सब चीज़ें करना। लेकिन हाँ, जब आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि नहीं, यस आई हैव टू डू इट एंड आई कैन डू इट, उसके लिए मुझे जैसे भी करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, अपने आप को पुश करना पड़े, तो हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं घर में रहने के आदी हो जाते हैं, उनसे बाहर काम करने का कहा जाए नहीं कर सकते, मर्द हज़रात भी हो, ख़वातीन भी हो, ऐसा होता है। बहुत सारे लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि हाँ अब इस इदारे में मैं ठीक हूँ, भले कैसा भी हो, अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी जाएं तो लोग नहीं जाते। बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भी होती, उसी इदारे में रहते हैं। तो किस तरह जो है ना वो उस कंफर्ट जोन, आपको क्या उसमें रहना बेहतर है या उससे निकलना बेहतर है, और निकलना हो तो कैसे निकला जा सकता है, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात होगी। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, ताहिर अली को वेलकम करते हैं शो में। आप एसोसिएट साइकोलॉजिस्ट हैं और NLP प्रैक्टिशनर है। वेलकम टू द शो ताहिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ताहिर? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ताहिर, एक ये जो बड़ी आसान बात है ना कि ये मेरा कंफर्ट जोन है और या ये मेरे लिए ठीक है, मैं यहाँ ठीक हूँ, हम ये बातें कहते हैं। लेकिन हाँ, जब भी
हमने देखा है कि बड़े बड़े काम दुनिया में हुए हैं या हम बड़ी बड़ी चीज़ें देख रहे होते हैं, होती हुई चेंजेस लोगों की ज़िंदगियों में आते हुए देख रहे होते हैं, तो वो अपने कंफर्ट जोन से निकलने के बाद ही हम देख रहे होते हैं। तो ये निकलना बेहतर होता है या उसमें रहना, पहले तो हम ये डिस्कशन करेंगे, वो बेहतर होता है? जनरली हर इंसान के लिए कंफर्ट जोन की मीनिंग अलग है, डेफिनेशन अलग है, बट जनरली अगर हम एक सिनेरियो देखें, कंफर्ट जोन से निकलने का मतलब है कि अपने बबल से बाहर निकलना, अपने एक लिमिट से बाहर निकलना। अगर आप कोई भी चीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको एक फियर फील होता है, एंजाइटी फील होती है, तो हम उसे कहते हैं कि एंजाइटी इसलिए फील हो रही है क्योंकि आप ऐसी चीज़ सोच रहे हो या डिसाइड कर रहे हो जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं की। तो फियर जो होता है वो आपको एहसास दिलाता है कि आप अपनी रूटीन से कुछ एक्स्ट्रा करने का सोच रहे हो। फियर फॉलो करना वैसे हेल्दी है। अगर आप कोई ऐसा काम करें जिसमें फियर है उसके बावजूद आप कर रहे हो, तो हम कहते हैं कि ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक स्टेप है, जो कि हमेशा हेल्दी होता है। हेल्दी इस हवाले से कि आपकी ग्रोथ होती ही इसी में है कि आप वो करो जो आपको मोटिवेट करे कि इस डर के बाद आज़ादी है, इस डर के बाद कामयाबी है। जिस तरह एक कोटेशन कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। हाँ, मेरे जहन में भी वही आ गया था, मैंने कहा कोई ब्रांड का होगा ये स्लोगन। हाँ, स्लोगन तो है, बट ये रियलिटी भी है, रियलिटी पे बिल्कुल। हम मिसाल कहते हैं कि भाई ठीक है, आप एक न्यू स्टेप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ पाकिस्तान जाने का एक इरादा, आपने मिसाल अपनी सारी ज़िंदगी अपने एक एरिया, लिमिटेड एरिया में गुजारी है, आपका इंटरेक्शन नहीं है इतना लोगों के साथ, इतना आना जाना नहीं है, बट देन सडन आप एक डिसीजन ले रहे हो कि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है फॉर स्टडी, फॉर जॉब, फॉर एनी रीज़न। तो शुरू में आपको ऐसे थॉट्स आएंगे जो आपको डीमोटिवेट कर दें कि फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे नहीं चल पाते या आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलती जो आप सोच रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ पे पॉजिटिविटी मिलेगी, वहाँ पे मिसाल ग्रोथ मिलेगी। अब ये जो थॉट्स हैं वो अगर आपको रोक दें, मतलब आपकी मोटिवेशन रोक दें, ऐसे हम कहते हैं सेल्फ सबोटाजिंग बिहेवियर। मतलब आप एक अपने सर्कल से निकलने के लिए मोटिवेशन रख रहे थे, बट आपके ही थॉट्स ने आपको नेगेटिव कर दिया और आपको रोक दिया, फिर आप बाउंड हो गए। तो हम यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि अगर आप टोटली कंप्लीट स्टेप नहीं ले सकते तो छोटे छोटे स्टेप लें। सही। छोटे स्टेप लेने का मकसद ये है कि बजाय कि आप डायरेक्ट बड़ा स्टेप लें, उसको डिवाइड करें चंक्स में, आप स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करें। इवन अगर हम सिर्फ सोच बना लेते हैं कि इट्स ओके, अगर नुकसान हुआ तो फ़ायदा भी मिलेगा, अगर मुसीबत आती है तो हर मुसीबत का एक हल होता है, हर परेशानी के बाद आसानी है। तो अगर इस कोटेशन को देख के अगर सिचुएशन आ गई तो मैं डील कर लूँगा, इस तरह की पॉजिटिव थॉट्स अगर आप रखते हो तो फिर आपको फील होना लगता है कि नहीं, अगर नुकसान हुआ या मसला हुआ उसे हम फेस कर लेंगे, क्योंकि ग्रोथ इसी का नाम है। अगर आप मुकाबला करते हो परेशानी से तो उसका एक हल है। अच्छा, हम ग्रोथ की तो बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने जो है वो वर्क प्लेसेस पे जहाँ वो सेटल हो जाते हैं, कहते हैं यार बस अब ठीक है। अगर क्योंकि ग्रोथ हम किस सेंस में कह रहे हैं, तो हमारी पर्सनल ग्रोथ होती है जिसमें हम अपना स्किल ग्रो कर रहे हैं और जो है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे, पर्सनालिटी पे काम कर रहे होते हैं, अपने स्किल्स पे काम करते हैं, और साथ साथ इन सारी चीज़ों से रिलेटेड एक पैसा है, आपकी सैलरी है या जो भी आप उससे अर्न कर रहे हो वो है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि कम भी आ रहा है तो ठीक है यार, लेकिन अभी मैं यहाँ पर सही हूँ, मुझे आगे जाके कोई रिस्क नहीं लेना लाइफ में। तो वो उसी को आप कंफर्ट जोन यकीनन कहते हो। बिल्कुल, तो वो कैसा है रहना, क्या ठीक है या उसमें भी आपको जंप इन करना चाहिए कि आगे बढ़ना है, मुझे और कुछ देखना है? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो रिवर्ट बैक भी हो जाता है। लाइक आप किसी जगह गए, आपको समझ में नहीं आया, आपको वहाँ से छोड़ना पड़ा या निकाल दिया गया, तो फिर लोगों के पास वो फिर जीरो पे आ जाते हैं। तो वो उनका फियर कहीं ना कहीं ठीक भी होता है। फियर एक तरह से अलामत है वार्निंग की कि नुकसान हो सकता है। मतलब आपको अपना ही माइंड बताता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि काम ना करे, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नुकसान हो। पॉसिबिलिटी बताने का मकसद ये है कि आप सेफ्टी देखो, कि आपका फियर आपको बताता है कि भाई फॉर एग्जांपल आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है, आप करने के लिए जा रहे हो, मगर आपका फियर आपको वार्निंग देता है कि नुकसान हो गया तो बैकअप है तुम्हारे पास, मतलब एक रिमाइंडर कि बैकअप नहीं है तो बी केयरफुल। बट ग्रोथ का मतलब ये है कि अगर मिसाल फियर आपको गाइड कर रहा है तो गाइडेंस लेके आप उसका अल्टरनेट निकालें, ना कि आप उस डिसीजन पे गिव अप कर दें। अगर हम जॉब के हवाले से देखते हैं कि कोई भी एक ऐसा एम्प्लॉय है जो अपनी ग्रोथ करना चाह रहा है, पोजीशन में हाई जाना चाह रहा है, बट उनको ऐसा एहसास आता है कि अभी नहीं,
अभी मैं रेडी नहीं हूँ, या अभी मेरी तैयारी पूरी नहीं है, या हो सकता है कि मुझे डर है कि ये जॉब ना छूट जाए इस स्टेप लेने के चक्कर में। तो थॉट सही है, बट डिसीजन ले लेना कि इस थॉट के वजह से मुझे अब कुछ नहीं करना, तो ये नेगेटिव है। किस तरह कि अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान अपने अंदर बिठा देता है कि मेरे में कमी है, तो इस कमी को हम कहते हैं एहसास कमतरी या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नुकसान ये है कि आपको नहीं पता कि पता नहीं सक्सेस होगी नहीं होगी, बट आपका माइंड सेटिस्फाइड है कि आपके अंदर कमी है या आगे पॉजिटिव नहीं जा सकती, तो उस फियर की वजह से आप स्टेप नहीं लेते। वही बात है, स्टेप नहीं लेते तो आपको एक्सपेरिमेंट नहीं मिलता, एक्सपेरिमेंट नहीं होगा तो आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत कम है। अच्छा, आपने एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया कि एक्सपेरिमेंट करना भी जो है वो कितना ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि यही एक्सपेरिमेंट भी आप तभी करते हो जब आप कंफर्ट जोन से निकलते हो। तो और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसा होता है कि यार वो होता है ना कि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता चलता है कि हाँ, ये भी बहुत अच्छा कुछ आपकी ज़िंदगी में लेकर आ सकता है। एक्सपेरिमेंट के हवाले से यही है कि आपको ज़िंदगी के हर लम्हे, हर जगह, हर सिचुएशन, हर रिलेशन में एक्सपेरिमेंट करना लाजिम है, क्योंकि आपको बहुत सारी नॉलेज नहीं होती, आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। आपको सिर्फ वही पता है जो आपको बताया गया है। मिसाल, आपको एक किताब से जो नॉलेज मिली, आपके इर्द गिर्द जो नॉलेज मिली, आपने जमा करके रख दी, उसमें कितनी अथेंटिसिटी है, उसमें कितनी रियलिटी है, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है एक्सपेरिमेंट से, कि आप अपने आप को अलाउ करते हो कि मैं इसका अल्टरनेट भी चेक करूं कि क्या ये हकीकत है या नहीं है। और जो एक्सपेरिमेंट वाली बुनियाद है, चाहे वो आप रिलेशन में कर रहे हो, चाहे आप वर्क एनवायरनमेंट में कर रहे हो, या आप अपनी परफॉर्मेंस से रिलेटेड कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस में आपकी ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने कभी पब्लिक स्पीकिंग ना की हो, मिसाल तौर, मुझे नहीं पता कि पता नहीं मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ इस प्रोसेस में या इस प्लेटफॉर्म में, वो कैसे पता चलेगा? जब मैं अपने आप को अलाउ करूँगा कि एक बार ट्राई तो करके देखो, अगर आपका कॉन्फिडेंस उसमें चल रहा है, प्रोसेस कर रहा है और डाइजेस्ट हो रहा है सब कुछ आपको एनवायरनमेंट का, देन आपको रियलाइजेशन होती है कि हाँ, इसमें मैं अच्छे से चला गया, क्यों ना मैं अब इसे प्रैक्टिस बना दूँ। एक्सपेरिमेंट के बाद आपने उसका मज़ीद प्रोसेस अल्टरनेट निकाला। तो इस हवाले से आई वुड से कि एक्सपेरिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है अपनी लाइफ का। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनका ये कहना होता है कि हाँ, ये मेरा कंफर्ट जोन है और अगर मैं इसमें रह में बुराई क्या है, मैं ठीक हूँ, मुझे इतना ही चाहिए और मेरे लिए ये सही है, आई एम सेफ। तो क्या है इसमें, सही है? नहीं, जो है ज़िंदगी में टेंशन बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में स्ट्रेस आना ज़रूरी है, ज़िंदगी में एंजाइटी, डिप्रेशन और ट्रॉमा, ये सब आना ज़रूरी है, क्योंकि ताकि साइकोलॉजिस्ट नहीं, इसलिए नहीं कि हमारा जॉब चल सके, इसलिए नहीं। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ गई। इन रियलिटी, आई एम जस्ट जोकिंग। आई अंडरस्टैंड, बट इन रियलिटी कुदरत ने ये सारे निज़ाम एक वजह से रखे हैं। आपकी सारी ग्रोथ इन्हीं सारे प्रोसेसेस की वजह से। अच्छा, इस पे मजीद भी बात करेंगे कि ये क्या, इसमें रहना कैसा है, लेकिन पहले मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ठीक है। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। बात हो रही है कंफर्ट जोन से कैसे निकला जा सकता है और कंफर्ट जोन बेसिकली है क्या, हम क्यों समझ लेते हैं, तमाम चीज़ों पर बात हो रही है। ताहिर तो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात हो ही रही थी। साथ साथ हमें ज्वाइन किया है एनी अरसलान ने, जो कि NIP प्रैक्टिशनर भी हैं, HR प्रोफेशनल भी हैं। वेलकम टू द शो एनी। और साथ साथ हमारे साथ उरूसा मोहसिन भी मौजूद हैं और आप लाइफ कोच हैं। वेलकम टू द शो उरूसा। तो सबसे पहले, जिस तरह ताहिर से भी अभी डिस्कशन हो रहा था कि कंफर्ट जोन हम बना लेते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये और कैसे निकला जा सकता है इससे? Well, I think comfort zone is not something. Comfort zone is something what I am used to of living. It's not necessarily the comfort zone. मैं इसको ऐसे लेती हूँ, लेकिन over the period of experience and with the NLP journey and also with the life coaching experience, कंफर्ट जोन हम खुद जिस भी माहौल में रहते हैं, जिस तरह से भी रहते हैं, अच्छी सिचुएशन में, बुरी सिचुएशन में, उसके हम आदी हो जाते हैं। For me, this is all the comfort zone is. It not necessarily be in the benefit of you. It not necessarily be in the comfort situation of you. But you are very used to whatever you are receiving, whatever you are perceiving from your surrounding. So the first thing that we have to understand that there is a zone which I am very familiar with.
Simple, right? So if you are not kind to me as in a boss or as in a sister or as a sister-in-law or whatever, in whatever the capacities, but I'm very used to of dealing with you, then it will be considered as one of my comfort zone. I know how to deal with you in rough and tough situations. So maybe when I would start dealing with this gentleman, और मैं इसको नहीं जानती ज़्यादा, so what would happen? Normally what happens, there is a fear of unknown, and most of us in a regular scenario, most of us don't want to experience this unfamiliar zones. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। Yeah. वो चैलेंजिंग हो जाता है ना, तो आप उस चैलेंज में अपने आप को नहीं डालना चाह रहे हो। तो रूसा, आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं इसको इस तरह व्यूअर्स को बताना चाहूँगी। मिसाल ले लें, एक वाक़या है कि एक कुत्ता था जो कि एक ख़ास किस्म के जगह पे ही बैठा रहता था, कुछ दिनों तक बैठा रहा और उस पर रोता रहता था। तो एक शख्स रोज़ आके उसको देखता था। तो उसके बाद उसने एक दिन एक बुज़ुर्ग से पूछा कि ये क्या मसला है, ये कुत्ता जो है ये रो क्यों रहा है? तो बुज़ुर्ग ने कहा कि वो नीचे एक सुई है, एक कील है जो उसको चुभा रही है, ठीक है। तो फिर उसने कहा लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अगर चुभ रहा है, रो रहा है, तो फिर उठ जाए वहाँ से। तो बुज़ुर्ग ने आगे से बोला कि नहीं, अभी इतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा उसको कि वो उठे। तो ये हाल है हमारा कि हम कंफर्ट जोन में रहते हैं। अब बात ये है कि बुनियादी चीज़ ये है कि कंफर्ट जोन से निकलना क्यों है। देखिए, हम सब बहैसियत इंसान हम सब जो है ना वो ग्रोथ चाहते हैं। हम चाहते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना। एक जगह पे है, पॉइंट ए है तो पॉइंट बी पे जाना, बी पे पहुंच जाते फिर होता नहीं यार कुछ और करते हैं हम, समथिंग न्यू। सही है। सो वन ऑफ माय क्लाइंट, एक मिसाल दे देती हूँ, वो कल ही मेरा राब्ता हो उनसे। उन्होंने कहा कि जी मैं एक नई जॉब आई है मेरे पास, ठीक है। अब वो पे भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे खौफ हो रहा है कि यार नई जगह है, नए लोग होंगे, पता नहीं नई असाइनमेंट दे, मैं कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ दैट कम्स विद द न्यू जॉब। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ी देर पहले इसी बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, सही है। तो अब बात वही है ना, अब जब मैंने उनको ये बताया कि जी दिस इज़ योर कंफर्ट जोन, दैट इज़ द पॉइंट शी रियलाइज्ड। सी द पॉइंट इज़, हम में से हर कोई खौफ में मुब्तला हो जाता है जब कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, नई चैलेंजेस आते हैं। सो द पॉइंट इज़, अगर हम ये सवाल करते हैं ना जी निकलना कैसे, द फर्स्ट थिंग, बुनियादी चीज़ ये है कि एक्नॉलेज करना कि ये खौफ है मेरा, ठीक है। जब आप एक्नॉलेज करते हो तभी तो आप रियलाइजेशन आती है, तभी तो आप आगे बढ़ते हो उसको निकलने के लिए, उस कैफियत से निकलने के लिए। तो मैं समझती हूँ ये बड़ा ज़रूरी है कि आप एक्नॉलेज करें, वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ, इज़ दिस योर फेयर, एंड इफ़ दिस इज़ योर फेयर देन यू नीड टू डील विद दैट फेयर। ऑल्सो आई वॉन्ट टू ऐड कि एक बिल्कुल रूसा की बात को सेकेंड करूँगी फ्रॉम द लाइफ कोच जर्नी, कि एक बहुत खूबसूरत किताब है, इसका नाम है गुड टू ग्रेट, जिसको मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल को, प्रोफेशनल को, या इवन इफ़ यू आर सिटिंग होम, यू शुड लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड टू ग्रेट। उस किताब का कॉन्सेप्ट ही ये है कि जैसे आप यहाँ हो, यू आर इन अ गुड प्लेस, या यू आर हैप्पी, हेल्दी, अर्निंग गुड एंड स्टाफ लाइकवाइज रूसा, लाइकवाइज मी, लाइकवाइज हिम। लेकिन अगर हमें ग्रेटनेस का जर्नी लेना है तो वी हैव टू फर्स्ट एक्सपीरियंस द डिसकम्फर्ट एंड देन द ग्रेटनेस इज़ ऑलवेज देयर। अच्छा, होता क्या है कि कंफर्ट जोन में वो लोग आ जाते हैं उमूमन पे कि बहुत सारे यंग लोग तो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं ना ताहिर, एक जॉब से दूसरी जॉब भी स्विच कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, रिलेशनशिप्स में भी अब तो ऐसा हो रहा है बहुत ईजीली, तो हो जाए ना। हाँ, तो मतलब ये सब हो, लेकिन एक सर्टेन एज पर आके, एक सर्टेन पॉइंट पे अपने करियर में आके आप ये सोचते हैं कि अब यार मुझे ज़रूरत नहीं है, आई एम अर्निंग गुड, आई एम फाइन, मेरे लिए ठीक है, रीज़नेबल है। या ये जो रिश्ते की अगर बात कर लें कि हाँ आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, आप उनके साथ सेटल हो जाना शुरू जाते हैं, उनको हैंडल करना जान चुके हैं, वो अब्यूसिव भी हो सकते हैं, वो बहुत हेल्दी भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कंफर्ट जोन आपका अच्छा ही होता है, बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, तो दोनों तरह की चीज़ें हैं। तो इसमें रहने में क्या बुराई है? अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ फॉर एग्जाम्पल मैं इस कप की चाय में खुश हूँ, तो मुझे 2 कप नहीं चाहिए, तो मैं क्यों जन्नत से निकलूँ? इसका ये है कि कोई भी इंसान इंडिविजुअल नहीं है, हर इंसान किसी न किसी के साथ कनेक्टेड है। अगर मिसाल हम ख़ुद को एक्सेप्ट करवा लेते हैं कि ठीक है जो नसीब में आया, जो कुदरत ने दिया, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये हमारे लिए बेहतर हो सकता है, ये हमारे लिए नॉर्मल हो सकता है, बट हमसे जुड़े लोगों के लिए फिर ये ख़तरा है।
जो हम कहते हैं जनरेशनल ट्रॉमा हम किसे कहते हैं कि भाई एक जनरेशन ने एक्सेप्ट कर दिया कि जो मिला है अब उसी को चलाना है, तो हमारी वजह से फिर जो कमिंग जनरेशन है उसमें वो जेनेटिकल में आ गया या उसके इन्वायरमेंट में आ गया, तो उसी प्रोसेस को हमने कंटिन्यू कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मेरे फादर कहते हैं कि भाई बबल से बाहर निकलना ख़तरा है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ख़तरा है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इन्वायरमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, कल्चर हमारा एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ तो उनमें और मुझ में फिर कोई फ़र्क नहीं, देन मैं भी वही चीज़ प्रोसेस में ले आऊँगा, वही फिर इन्वायरमेंट में ले आऊँगा। मैं भी सबको यही कहूँगा कि बबल से निकलना नुकसान है, हालांकि इन रियलिटी बबल से निकलने के बाद ही ग्रोथ है, ग्रोथ होती है हमारी बाहर। बहुत जगह पर ऐसा भी होता है कि ग्रोथ नहीं होती और वो जो ना वो रिवर्ट बैक हो जाता है, सब कुछ वो गलत सलत हो जाता है जिसको कहते हैं। तो ऐसे में क्या करें फिर? तो आप कहते हो कि ये तो मैंने पता नहीं अपने साथ ज़िंदगी में क्या कर लिया, और वो फिर आप डिप्रेशन में और इन चीज़ों में जाना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या होता है और उसको कैसे डील करना पड़ता है? इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। सिटी 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हुई जनाब कि क्या ज़रूरत है कि अगर मैं कंफर्ट जोन में हूँ और निकल जाऊँ, और जो फियर की हम बात कर रहे हैं बार बार अपने तीनों मेहमानों से, होता अक्सर ये भी है कि उल्टा भी हो जाता है सब कुछ ज़िंदगी में सीधा नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता। हम ये ग्रोथ की तो बात कर रहे हैं कि हाँ कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो ग्रोथ हो जाएगी। बहुत जगहों पर क्या हो रहा है, आप तीनों से सवाल मैंने शायद आपसे अभी किया भी था, इस बारे में हमने थोड़ी बात की भी थी कि होता यह है कि लोग कहीं नई जॉब पर गए, नए रिश्ते में गए, नए फैमिली में गए, वो उल्टा हो गया। हुआ ये कि जनाब वो आपको जो रिस्पांस आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा। नई जॉब में आप समझ रहे थे कि मैं यहाँ पर आके बस अब एक्सेल करूँगा और जी मैं 5 साल भी शायद यहाँ पे काम करूँ। होता ये कि आप 2 महीने बाद निकाले भी जा सकते हैं और निकाल भी दिए जाते हैं बहुत सारी जगहों पर। बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहे होते हैं तब भी, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे माशरे का हिस्सा, तो ऐसे में इस चैलेंज को कैसे निपटा जा सकता है? अच्छा, अब मैं फ्रॉम द एचआर साइड बात करूँ, अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ और लाइफ कोचिंग की बात करूँ, विद ऑल दैट जर्नी दैट आई हैव एक्सप्लोर्ड एंड फ्रॉम द अदर्स एक्सपीरियंसेस आई हैव लर्न। एक चीज़ है बहुत खूबसूरत जो हमारे इस्लाम का भी कॉन्सेप्ट है, और आई लिव दैट कॉन्सेप्ट अलॉट। आई वॉन्ट माई क्लाइंट्स टू लिव दैट कॉन्सेप्ट विद मी कि हिजरत में बरकत है। ठीक, आपने एक चीज़ नई ट्राई की, मे बी दैट इज़ नॉट वर्किंग राइट अवे फॉर यू, लेकिन अगर आप देखो ना रमशा, तो दैट इज़ गिविंग यू अ लॉट मोर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। जैसे कि मैंने एक जॉब स्विच की, मे बी इट इज़ नॉट वर्किंग वेल इन माई फेवर अभी, ठीक है, सैलरी तो एक पार्ट है ना, लेकिन उसके अलावा वर्क इन्वायरमेंट, वर्क कल्चर, आर यू फीलिंग गुड गोइंग देयर और नॉट, बहुत सारे XYZ फैक्टर्स हैं। स्टिल आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, इफ़ नॉट एनीथिंग टेक्निकल, तो मे बी मैं अपना रेजिलियंस बढ़ा रही हूँ। तो अगर मैं एक नए रिश्ते में जा रही हूँ या मैं एक नई जॉब में जा रही हूँ जहाँ हर चीज़ बहुत फ्रेंडली नज़र नहीं आ रही इन द स्टार्टिंग फेज, और मे बी इवन इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग वेल और मुझे वहाँ से निकाल भी दिया गया, तो अभी तक मैंने जहाँ पे फेलियर नहीं देखा था, अब मुझे फेलियर से डील करना आ गया। सो इफ़ आई एम लिविंग एंड स्काइज आर नॉट फॉलिंग एंड आई एम येट गेटिंग अप विद सम काइंड ऑफ अ होप इन द मॉर्निंग, these cycles are important for any individual to live and survive in the world. So by the end of the day, a man is made in a structure to survive. During this journey, उसको जो experiences bitter भी मिलते हैं, तो अगर देखा जाए तो वो उसकी रेजिलियंस बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना बहुत कम लोगों की अप्रोचेज़ ये हैं हमारी। अब बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं ताहिर आपसे सवाल करूँगी कि हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो जो बातें ऐनी कर रही है ना कि हाँ मैंने फेलियर से भी लर्न किया, या ये वाली अप्रोचेज़ हमारे यहाँ हैं नहीं। हम सिर्फ लिंक्ड है, लो मेरा तो इतना नुकसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वहाँ पे 50,000 रुपये ले रहा था तो वो मेरे लिए बेहतर थे, मैंने लगा के 2 महीने बाद वो कैलकुलेटर लगाएंगे जल्द से मेरे तो और उल्टा नुकसान हो। तो हम ये नहीं सीख रहे कि मैंने फेलियर से क्या सीखा, मैं फेल क्यों हुआ, मुझसे मैंने यहाँ पर क्या लर्न किया। वर्क कल्चर भी हमारे यहाँ बहुत कम लोग दिखते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबसे पहले हमारे होता है कि पैसे अकाउंट में कितने आने, दैट्स द ओनली सिनेरियो एंड सिचुएशन वी वांट, जिसको हम ग्रोथ समझते हैं। ऐसा है ताहिर? बिल्कुल ऐसे ही है। रिसेंटली मैंने कहीं एक कोटेशन पढ़ी थी, एक साइकोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान के बड़े, उनका नाम मुझसे मिस हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हम पाकिस्तान की आवाम को जनरल एक स्टेटमेंट में लाएं तो पाकिस्तान ने लर्न कर लिया है होपलेसनेस। हमारा हर एक मिसाल जो पाकिस्तानी है वो है होपलेसनेस का शिकार है। हमारे यहाँ कामयाबी इग्नोर की जाती है अगर उस कामयाबी से पैसे नहीं आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपनी जो
क्लाइंट्स देखे हैं, यंग क्लाइंट जैसे स्टूडेंट हो गए, तो उनका एक कंप्लेन मैंने देखा है कि फैमिली बहुत बड़ी होगी, फैमिली बड़ी मतलब क्लास वाइज हाई होगी, बट अगर वो अचीवमेंट लाते हैं तो उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता, क्योंकि उनमें उनका मिसाल वो स्टेटस अपग्रेड नहीं हो रहा या उनका एक नाम नहीं बन रहा, तो उस अचीवमेंट को इग्नोर किया जाता है। अब ये जस्ट एक आइडिया है कि अगर मिसाल कोई भी बच्चा है, अगर अचीवमेंट के साथ वो नाम नहीं ला रहा, कि ख़ानदान वाले फैला फैला के बताएं कि हमारा बच्चा ऐसा है, आपके बच्चे पता नहीं क्यों इतना परफॉर्म नहीं करते, वो क्या है, शो ऑफ कि हमारा स्टेटस हो। अब उस ऐसा कल्चर जो स्टेटस के पीछे भागता है, जो मिसाल क्लास के पीछे भागता है, वो फिर बाकी छोटी छोटी क्वालिटीज़ को इग्नोर कर देता है। अब फॉर एग्जांपल हर इंसान के अंदर एक चाहत है अपने आप को ग्रो करने की, अपने आप को बढ़ाने की, बट अगर उस इन्वायरमेंट में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो जो चाहत रखने वाला है फिर उसकी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों से उरूसा ये चाहत भी ख़त्म हो जाती है एक सर्टेन पॉइंट, जैसे हमने कहा था कि एक एज भी फैक्टर है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बस अब सही है, ठीक है, वो वाली बात भी आप ऐड कीजिएगा उरूसा। और साथ साथ ये कि भी हमजा भी आए हुए थे अब से कुछ देर पहले पिछले सेगमेंट में, और उन्होंने एक ब्लाइंड लोगों के लिए डिवाइस बनाई थी, और उनसे भी यही बात हुई, क्योंकि उनकी मिसाल मुझे भी याद आ गई कि उनको भी उनकी यूनिवर्सिटी में इतनी फौरी तौर पर रिकग्निशन नहीं मिली वो डिवाइस बनाने में कि तुम तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, कर रहे हो AI पे काम, मुझे नहीं लगता है कि वर्कआउट करेगा। लेकिन जब वो बनाया तो लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, वो कई जगहों पर उसको लेके भी गए, एग्जिबिट गए, तो वो भी कंफर्ट जोन से बाहर आने वाली ही बात थी। तो आपको बहुत जगहों पे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी मिलते हैं, अगर आपको माली फ़ायदा फौरी तौर पर, ज़ाहिर है वो अभी उससे अर्न तो नहीं कर रहे। सही बात है। देखिए, जाहिर है दो सेट ऑफ पीपल होते हैं हर जगह। आप देखें, एक वो जो तनकीद करते हैं, एक जो अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं आपको कि कुछ आगे करो और मज़ीद बढ़ो चीज़ों में। तो ये दोनों तरफ रुझान रहता है, और लोगों का कुछ तनकीद करते हैं, कुछ अप्रिशिएट करते हैं, और इसी तरीके से दुनिया का कवानीन चलता है। पर आपको असल में हर इंसान को बुनियादी तौर पे खुद जो है वो बड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे कोई अप्रिशिएट करे नहीं करे, आपको कोई कंपनसेशन दे ना दे, आपको खुद जो है हर मरहले में पॉजिटिव रहना होगा और ग्रोथ की तरफ मज़ीद बढ़ते रहना होगा। आपको मज़ीद अपने लिए और अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहना होगा, ताकि माशरे में बेहतरी और आए, और अच्छा जो है माशरा हमारा मज़ीद बेहतर से बेहतर। जहाँ आप ग्रोथ का कंसिडर कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, आप उसे कह लें, चले स्किल बेस्ड कह लें, या आप जो है वो मनी बेस्ड कह लें, किसी भी तरह, और वो ना हो पाए, आप फेल हो जाएं, जैसे अभी उनसे बात की, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, मैंने एक चीज़ मैं चाह रही थी उसमें ऐड करना, बड़ी मुख्तसर सी है कि आपको अपनी प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे बात आती है, जैसे मैंने अभी मिसाल दी, जॉब, एक नई अपॉर्चुनिटी आ गई, अब क्या करना है? अच्छा, अगर मूव ऑन करना है दूसरी जॉब को और ये छोड़ना है, तो फिर प्लानिंग आपकी ज़रा स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए कि जस्ट इन केस आपको वो नहीं समझ में आती जॉब, तो फिर व्हाट इज़ योर प्लान बी? सो you should always use your mind when it comes to making decisions, right? तो आपको अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए ये प्लानिंग करनी होगी कि आया अगर ये प्लान नहीं कामयाब होता तो फिर व्हाट इज़ इट दैट आई कैन डू, प्लान बी क्या है, प्लान सी क्या है, और फिर अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह मजबूत बनाएं कि जस्ट इन केस इधर फेल होते हैं तो दैट इज़ ओके, टेक दैट एज अ फीडबैक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। So this is what it is. अभी यानी भी यही उरूसा की बात है, बिल्कुल, they both have given a very valid point कि प्लान ए और प्लान बी। और ताहिर ने जो बात की ना कि डीमोटिवेशन आती है, ये नेचुरल फैक्ट है कि आपको खुद या विस्पर से डीमोटिवेशन मिलेगी, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, दैट्स व्हाट आई यूज़ फॉर माई सेल्फ एंड फॉर पीपल आई टेक एज इन द ट्रेनिंग, इन द कोचिंग पार्ट, कि पूरे दिन में हमें ये, जैसे आपको लगता है ना आपको बुखार है, आप क्या करते हो? आप थर्मामीटर लेते हो, अपना टेम्परेचर चेक करते हो। व्हाट एग्जैक्टली यू डू, यू गिव इट अ नंबर टू कैलकुलेट कि आपको कितना बुखार है और उसके हिसाब से आपको कितना रेस्ट चाहिए, कितनी मेडिसिन चाहिए, क्या शुरू करना है। लाइकवाइज एक इमोशनल टेम्परेचर हमारा है, एक इमोशनल वेल बीइंग टेम्परेचर हमें खुद देखना है कि सारा दिन में जो हम अपने आप से बात करते हैं ना, और हर शख्स बात करता है, देयर इज़ नो सिंगल पर्सन इंक्लूडिंग CEOs और प्रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, they do talk to themselves,
एंड इट इज़ ऑल्सो प्रूवन बाय साइंस कि 90% हम अपने आप से जो सेल्फ टॉक करते हैं वो नेगेटिव थॉट्स और होते हैं। मसला एक और ये भी है कि अब तो वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि मोबाइल में इतना कुछ देख रहे होते हैं कि वो जो मी टाइम है वो तो मैं मेरे शो का बेस ही मेरे तो लोग कहते होंगे कि इसका तो मसला ही यही है, तो मैं बार बार इस पर बात करती हूँ कि बहुत कम हो गया है। यस तो जब जैसे अगर मैं अपने आप से बात कर रही हूँ और सारे दिन में मैं सिर्फ अपने आप को बता रही हूँ मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो मुझे अपने आप को एक रिमाइंडर सेट करके देना है कि आई एम नॉट टॉकिंग जेंटल टू माई सेल्फ। मैं सिर्फ अपने आप को अपनी खामियां बता रही हूँ, कमियां बता रही हूँ। तो हर टेम्परेचर, जैसे आप अगर आप बुखार में एक्सरसाइज कर लेंगे तो देयर इज़ अ पोटेंशियल चांस कि बुखार बढ़ जाएगा। बिल्कुल, आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होते हैं। वो वाली बात बहुत अच्छी है कि प्लान ए प्लान बी क्या है, कंफर्ट जोन में रहना है या नहीं रहना है, और अगर निकल रहे हैं तो प्लान क्या है। ये आज के मेरे ख्याल से टॉपिक का कंक्लूजन होगा। वक्त खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग इन द शो, और आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।